हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा झारखंड राज्य के करंट अफेयर पूरे 5 महीने के जनवरी से लेके मई 2021। मेरे जो करंट अफेयर होते हैं काफ़ी विस्तृत होते हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं और बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया जाता है जिससे आप एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी हो सकें, तैयार हो सकें। स्टडी आईक्यू की क्वालिटी आप जानते हैं, तो इसमें भी काफ़ी कंसेप्चुअली झारखंड के करंट अफेयर तैयार किए हैं मैंने आपके लिए, और ये सबके लिए वीडियो फ्री है यूट्यूब पर। मैं चाहूंगा आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के पेड कोर्सेज भी आते हैं, जैसे झारखंड जीके, झारखंड एसएससी, टेट, झारखंड एसआई और झारखंड पीएससी एग्जाम के लिए। इनमें लगभग सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें हमारे स्टूडेंट जो हैं टॉप 10 रैंक्स में हैं, बहुत सारे। पीएससी में तो बहुत ही सारे हैं। और इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मैंने लिंक डाल दिया है। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं studyIQ.com, जहां पे आपको हजारों फ्री और पेड दोनों तरह के वीडियोस मिलेंगे और वही स्टडी आईक्यू की क्वालिटी मिलेगी जो आप अभी तक यूट्यूब पर देखते आए हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कोर्स पसंद आएंगे। इनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। करंट अफेयर जो मैं पढ़ाऊंगा वो बाइलिंगुअल रहेंगे। स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज इंग्लिश होगी, लेकिन एक एक सेंटेंस हिंदी में समझाऊंगा, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो बच्चे हैं उनको फायदा हो सके, वो दोनों लाभप्रद हो सके। तो इसी विचार के साथ वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो जो है लगभग 2 घंटे का होगा। मैं चाहूंगा आप नोट्स बनाएं इसके, अपने खुद की अपनी लिखाई से। ये नोट्स ही आपको आखिरी मोमेंट पे काम आएंगे। अगर आपकी लिखाई बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी नोट्स खुद बनाइए। तो शुरू करते हैं फिर झारखंड के करंट अफेयर। झारखंड की सरकार ने प्रधानमंत्री की जो हमारी फसल बीमा योजना है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यानी कि झारखंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बजाय वो अपनी एक खुद की योजना लेकर आए हैं। तो उसका नाम क्या है? ये क्रॉप रिलीफ स्कीम है, यानी कि अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार किसान को मुआवजा देगी, कंपनसेशन देगी। तो याद रखिए, इसका नाम रखा गया है किसान फसल राहत योजना। ऑप्शन ए, किसान फसल राहत योजना, ये झारखंड की योजना है जिसमें जो बिल्कुल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी है। तो किसान फसल राहत योजना में किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण या वाइल्ड एनिमल अटैक, कई बार जो जानवर होते हैं, मानव पशु संघर्ष होता है, वो खेतों में घुस जाते हैं, वो भी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है किसान का, तो किसान फसल राहत योजना के तहत किसान को मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, अब मुआवजा कितना दिया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए एक मैट्रिक्स तैयार करा गया है जिसमें 0.1 से लेके 5 एकड़, 0.1 से लेके 5 एकड़ तक अगर किसान के पास जमीन है तो मुआवजा होगा 3,000 रुपये से लेके 3,500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से। तो 3,000 से लेके 3,500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम 5 एकड़ तक भरपाई की जाएगी नुकसान की। और 3,000 से 3,500 रेंज है, वो डिपेंड करेगा किस तरह का लॉस है और कितना लॉस है। तो ये एक मैट्रिक्स सरकार ने तैयार करा है। सन 2020 में झारखंड की कौन सी कला है जिसे भौगोलिक संकेतक मिला, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया? सो इस कला का नाम है सोहरई और खोवर। ये दो अलग अलग हैं। सोहरई खोवर बेसिकली पेंटिंग होती हैं, चित्रकारी होती है, इन्हें जीआई टैग मिला। ये म्यूरल आर्ट है। म्यूरल आर्ट मतलब ये चित्रकारी सीधी दीवारों पे करी जाती है। इस तरह की कला को म्यूरल कहा जाता है, जो सीधी दीवारों पे करी जाती है। एक तो होता है कि आप पेंटिंग बनाएं, जैसे आजकल की पेंटिंग होती है घरों में, वो सीधी दीवारों पे नहीं होती। वो आप कोई पहले किसी उस पे करते हैं पेंटिंग, उस पे कागज पे या किसी कपड़े पे, फिर उसको फ्रेम करवाते हैं, फिर दीवार पे लगाते हैं। लेकिन म्यूरल जो होते हैं वो सीधे दीवारों पे किए जाते हैं। और ये बेसिकली एक वहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट है, रिचुअल, एक परंपरा के तहत, और ये हजारीबाग में की जाती है। अगर आपसे पूछें झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में ये सोहराई और कोहवर पेंटिंग करी जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ हजारीबाग में करी जाती है, दूसरे एरियाज में नहीं की जाती। और अब ये कला, इसको सरकार प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रही है। तो कुछ पिछले सालों में झारखंड में जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में है, राइट, और टाटा नगर रेलवे स्टेशन है, जमशेदपुर मतलब रेलवे स्टेशन, वहाँ पे भी सोहरई और कोहवर पेंटिंग करी गई है। अगर आप जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगी। तो ये एक तरीका है इस कला का प्रचार और प्रसार करने का। सो इसे मिला जीआई टैग 2020 में।
झारखंड का एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट किया गया? एडवोकेट जनरल तो ये हैं राजीव रंजन। राजीव रंजन जो हैं ये एडवोकेट जनरल अपॉइंट किए गए हैं झारखंड सरकार के। इनसे पहले अजीत कुमार थे, लेकिन अब नए होंगे राजीव रंजन। जो एडवोकेट जनरल होता है वो एक ऐसा वकील होता है जो सरकार का पक्ष रखता है वहां के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, सरकार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मान लो सरकार पे कोई, झारखंड सरकार पे कोई केस कर दे तो सरकार का जो पक्ष रखेगा वो होता है एडवोकेट जनरल। झारखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री दाल भात योजना शुरू करी। इसमें जो गरीब लोगों को भोजन है, जो मील है, वो कितने अमाउंट में दिया जा रहा है? यानी दाल भात योजना जो शुरू की गई थी, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, फिर कोविड का टाइम भी थोड़ा ऐसा था, तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना में सिर्फ 5 रुपए में जो है गरीबी रेखा के नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो पब्लिक है झारखंड की, उसको मील दी जा रही है। सो आंसर है इसका 5 रुपीज, एक मील सिर्फ 5 रुपए में। झारखंड की कौन सी जनजाति है, कौन सी ट्राइब है जो ऐसा माना जाता है कि इनके वंशज जो थे ये क्षत्रिय वंश के हैं, जिन्हें चंद्रवंशी कहा जाता है? यानी कहने का मतलब ये जो ट्राइब है झारखंड की, इनके पूर्वज जो थे वो क्षत्रिय थे और उन्हें चंद्रवंशी कहा जाता था, तो उनके ये डिसेंडेंट्स हैं, वहां से चली आ रही है लीनिएज। तो कौन सी ट्राइब ऐसी है? तो इस ट्राइब को बोलते हैं चैरो। इसे चैरो बोलते हैं। कई बार इंग्लिश में स्पेलिंग इसकी CHARAW, चेराओ ऐसे भी लिखी जाती है। और ये शेड्यूल्ड ट्राइब है झारखंड की, राइट? झारखंड की ये शेड्यूल्ड ट्राइब है। झारखंड में 32 ट्राइब हैं टोटल, जिनमें से 8 ट्राइब ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं, यानी अति गरीब, बहुत ज़्यादा संवेदनशील जो हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप 8 हैं। 32 ट्राइब झारखंड में हैं। सो चैरो जो हैं ये आपको मिलेंगे रांची में, लतेहार डिस्ट्रिक्ट, पलामू वगैरह में ये ज़्यादा रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये क्षत्रिय वंश के हैं, इनकी जो लीनिएज है जिन्हें चंद्रवंशी कहा जाता था। झारखंड की जो सरकार है उन्होंने कौन सा मोबाइल ऐप बनाया जिसमें कोरोना वायरस में जब लॉकडाउन था तो ई पासेस इशू करने के लिए जो असेंशियल सर्विसेज हैं, अनिवार्य सेवाएं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं आपूर्ति श्रृंखला में, भोजन पहुंचाने में, दवाइयां पहुंचाने में, उनको ई पास देने के लिए। सो इस मोबाइल ऐप का नाम था प्रज्ञाम। प्रज्ञाम मोबाइल ऐप झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया था। झारखंड के कौन से जिले में एक रोबोट का इस्तेमाल किया गया कोविड के मरीजों को भोजन और दवाइयां पहुंचाने के लिए? इस रोबोट का नाम है कोबोट। सो कोबोट जो है ये झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में यूज किया गया था? ये रिमोट कंट्रोल्ड जो है रोबोट है और इसका इस्तेमाल किया गया था एक तो चाईबासा सदर हॉस्पिटल में और एक कोविड-19 रेलवे हॉस्पिटल जो चक्रधरपुर में है, और ये दोनों हैं झारखंड में वेस्ट सिंहभूम में। सो आंसर है पश्चिम सिंहभूम में इसका इस्तेमाल किया गया था। झारखंड की जो सरकार है उन्होंने कौन सी योजना शुरू करी जिसमें जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद हैं, उन तक भोजन पहुंचाया जाए? ये भी कोरोना का जो समय था उसमें किया गया था। तो ये कहां पे किया गया था? सो याद रखिए, ये झारखंड में की गई थी योजना शुरू और इसका नाम था मुख्यमंत्री दीदी किचन। मुख्यमंत्री दीदी किचन खोले गए थे झारखंड में, जिसमें लाखों लोगों को भोजन पहुंचाया गया था। 12 लाख लोगों को हर रोज भोजन पहुंचाया जा रहा था मुख्यमंत्री दीदी किचन के तहत पूरे झारखंड में। झारखंड की जो सरकार है उन्होंने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसमें जो गरीब लोग हैं वो असेंशियल कमोडिटीज जहां पे खरीद सकते हैं? एक तरह से किराना शॉप्स थे ये, जहां पे गरीब लोग सामान खरीद सकते हैं, भोजन वगैरह खरीद सकते हैं। ये झारखंड का जो फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर अफेयर यानी उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है उन्होंने ऐप लॉन्च किया था। सो इसका नाम था झारखंड बाजार। झारखंड बाजार। भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई का जो जीवाश्म है, ड्रैगन फ्लाई का फॉसिल, ये 25 लाख साल पुराना है। ये झारखंड के कौन से जिले में पाया गया? ये पहला ड्रैगन फ्लाई फॉसिल है जो पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों ने खोजा, लेकिन ये मिला झारखंड में, ये लतेहार डिस्ट्रिक्ट में खोजा गया और ये 25 साल पुराना जीवाश्म है ड्रैगन फ्लाई का। झारखंड विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास करा कि जो 2021 का सेंसस है उसमें कौन सा एक अलग धर्म इंक्लूड किया जाए। सो याद रखिए, ये है सरना। सरना
झारखंड में ऐसा माना जाता है कि लगभग 40 से 50 लाख आदिवासी ऐसे हैं जो सरना रिलीजन के हैं, वो अपना रिलीजन सरना मानते हैं और इसमें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी पूजा की जाती है, सूर्य पूजा भी की जाती है, पेड़ों की पूजा की जाती है, इसमें जो है फूल पत्तियों की पूजा की जाती है, जल की पूजा की जाती है। तो सरना आदिवासी जो हैं लगभग 40 से 50 लाख हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका धर्म परिवर्तन भी हो रहा था। जैसे मुंडा अगर मैं बात करूं तो 1/4 मुंडा ट्राइब ऐसे हैं झारखंड के जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सरकार का ये मानना है कि अगर वो सेंसस में अपना धर्म सरना लिखते हैं तो उससे धर्म परिवर्तन भी रुकेगा और उसमें सरना के लिए हम अलग से पॉलिसीज वगैरह भी बना पाएंगे, नीतियां भी बना पाएंगे, इनका विकास भी उससे हो पाएगा। तो एक नया कोड, एक नया रिलीजन 2021 के सेंसस में इंक्लूड हो जाए और वो है सरना। झारखंड में एक जनजाति पाई जाती है ओरांव। तो ओरांव जो जनजाति है इनकी भाषा कौन सी है? ओरांव ट्राइब की जो भाषा है ये द्रविडियन भाषा में से ही निकली है और इसको बोलते हैं कुरुक। सो आंसर है कुरुक लैंग्वेज। झारखंड अपना स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाता है। तो झारखंड बिहार से अलग होकर अलग राज्य कब बना था? यह मैं समझता हूं एक काफी आसान सवाल है। झारखंड बिहार से अलग होकर सन 2000 में बना था एक नया राज्य। और एक चीज यह भी याद रखिए कि 15 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं। इनका जन्म उलीहट्टू नाम के गांव में हुआ था और ये गांव जो है आज मौजूदा खुंटी डिस्ट्रिक्ट में आता है। खुंटी वही डिस्ट्रिक्ट है जहां से अर्जुन मुंडा अभी लोकसभा में सांसद हैं, जो हमारे भारतीय तीरंदाजी संघ यानी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ हमारे जनजातीय मामलों के यानी ट्राइबल अफेयर के मंत्री भी हैं। तो सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना था और सन 2000 में ही उत्तराखंड यूपी से अलग होकर और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। लेकिन तीनों अपना स्थापना दिवस अलग अलग समय पर बनाते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है 9 नवंबर को, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को और झारखंड का 15 नवंबर को। झारखंड की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है लर्नेटिक। लर्नेटिक बेसिकली 2 ऐप लॉन्च करी हैं, एक का नाम है लर्नेटिक और दूसरे का नाम है डिजी स्कूल। तो लर्नेटिक ऐप किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों के लिए करी है? इनको पाठन सामग्री देने के लिए क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट मिले घर पे, जिससे उनकी शिक्षा का नुकसान ना हो, इसलिए लर्नेटिक ऐप लॉन्च की गई। लर्नेटिक ऐप जो है ये कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए है। सो आंसर है ऑप्शन सी। और जो डिजी स्कूल ऐप है ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए है। तो दोनों में से कोई भी पूछी जा सकती है आपसे। डिजी स्कूल ऐप कक्षा 1 से कक्षा 8 और लर्नेटिक जो है कक्षा 9 से कक्षा 12। झारखंड की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने एक अपना रेडियो शुरू करा है जिसका नाम है रेडियो खांची 90.4 FM? रेडियो खांची 90.4 FM। इसकी टैगलाइन है आप सबका रेडियो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो 8 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था, गवर्नर जो हैं, और इस यूनिवर्सिटी की चांसलर यानी कुलाधिपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू। सो ये बात हो रही है रांची यूनिवर्सिटी। सो रांची यूनिवर्सिटी ने अपना रेडियो शुरू करा जिसका नाम है रेडियो खांची। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो है उसमें झारखंड को किस राज्य के साथ पेयर किया गया है? देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना यह है कि 2 राज्यों को आपस में पेयर कर दिया जाता है, उनका जोड़ा बना दिया जाता है और फिर दोनों राज्य एक दूसरे का जो कल्चर है, हेरिटेज है, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की जो कलाएं हैं, उन सब का प्रमोशन करते हैं, प्रचार और प्रसार करते हैं। उसमें कई सारे इवेंट हैं, कई सारे सम्मेलन हैं, उनका आयोजन किया जाता है, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। तो एक दूसरे का परस्पर आदान प्रदान होता है संस्कृति का। तो इसमें झारखंड को पेयर किया गया है गोवा के साथ। सो आंसर है गोवा। झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक योजना शुरू की गई तत्पर योजना? जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर, उनको उनके नेटिव प्लेस पे ले जाने के लिए शुरू की गई, यानी उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाए, उनका यातायात सुगम बनाया जाए, तो इसके लिए की गई। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में की गई? तो तत्पर योजना जो है वो लॉन्च की गई थी रांची जिले द्वारा। सो आंसर है रांची। पलामू जो जगह है, पलामू वही जगह है जहां पे झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व। सो पलामू में मंडल बांध परियोजना बन रही है। मंडल बांध परियोजना कौन सी नदी पे बन रही है? सो ये जो नदी है ये है उत्तर कोयल नदी। नॉर्थ कोयल नदी पे बन रही है मंडल डैम परियोजना। वैसे तो ये परियोजना बहुत
पहले हो जानी चाहिए थी, 2017 में अप्रूव की थी झारखंड के कैबिनेट ने, लेकिन इसको धरातल पे आते आते 2020 हो गया। सो ये पलामू में मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी पे बन रही है। क्या आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे मुझे कि ये जो नॉर्थ कोयल नदी है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, यानी ये नदी जाके किस में मिल जाती है, नॉर्थ कोयल? देखते हैं कौन बताता है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में भारत का दूसरा रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल इनॉग्रेट करा। कहां पे किया? तो कहां पे बन रहा है भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल? तो याद रखिए ये बनेगा साहिबगंज में। साहिबगंज में बनेगा मल्टी मॉडल टर्मिनल। और यहाँ पे बहुत सारे जो कम्युनिकेशन हैं, जैसे रास्ते हैं, एयरपोर्ट हैं, ग्लोबल मार्केट्स बनेंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी यहाँ पे, तो एक तरह का कॉरिडोर बनेगा यहाँ पे, और बहुत सारे यातायात के साधन एक जगह कन्वर्ज होंगे, बहुत तरह का डिजिटल कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे। सो ये सब झारखंड में होगा। और झारखंड जो है, झारखंड में साहिबगंज में होगा, और साहिबगंज जो है गंगा नदी के किनारे है। इनफैक्ट झारखंड का सिर्फ एक ही जिला है जो गंगा नदी जहां पे बहती है, वो है साहिबगंज। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड की सरकार ने शुरू करी, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। और इसमें कितना पैसा है जो किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ जमीन है? तो ये बड़ा आसान है इसका फॉर्मूला। इसमें बेसिकली किसान को 5,000 रुपए पर एकड़ दिया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ के लिए दिया जाता है। तो अगर आपके पास 2 एकड़ है तो 10,000, 3 है तो 15, आप 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 5 एकड़ है तो 25,000। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है 25,000 रुपए ही मिलेंगे इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये एक तरह का बेनिफिट है जो सरकार को दिया जा रहा है। और ये योजना झारखंड के रांची से लॉन्च की गई थी हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। झारखंड में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा जिसे अदानी पावर बनाएगा झारखंड में, राइट। ये इससे बिजली बनाई जाएगी और यहां पे अदानी पावर अपनी इकाई लगाएगा, उसमें बिजली बनेगी और पूरी बिजली बांग्लादेश को जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रोजेक्ट है जो झारखंड में बनेगा अदानी पावर के द्वारा, ये इसमें जो पैसा लगेगा वो कितना लगेगा? तो इसके टोटल एलोकेशन है 14,000 करोड़, 14,000 करोड़। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां लगेगा? ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट झारखंड, 425 हेक्टेयर जमीन पे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, इनकी झारखंड में जो यूनिट है उसकी नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का नाम किस पॉलिटिशियन के नाम पे रखा गया है? सो इस बिल्डिंग का जो नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके नाम पे और भी कई सारी चीजें रखी गई हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं एक वकील थे, राजनेता भी थे, एकेडमिशियन भी थे, और जवाहरलाल नेहरू सरकार में इंडस्ट्री और सप्लाई के मिनिस्टर भी थे। सो काफी बड़े नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके नाम पे चेनानी नशरी सुरंग जो है जम्मू कश्मीर की, उसका नाम भी रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। इवन कोलकाता बंदरगाह जो है, कोलकाता पोर्ट, उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना, झारखंड में एक योजना चल रही है बिरसा हरित ग्राम योजना। इसमें लगभग कितनी ऐसी जमीन है झारखंड की जिस पे पेड़ लगाए जाएंगे? तो झारखंड की सरकार ने कई योजनाएं शुरू करी, जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसमें ग्रामीण इलाकों में पेड़ लगाए जाएंगे। एक है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, यह भी शुरू की गई पानी का संचय करने के लिए, पानी का संरक्षण करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। और एक योजना और है पोटो हो खेल विकास योजना। तो योजना का नाम है पोटो हो खेल विकास योजना। तो ये 3 नई योजनाएं शुरू की गई थी। जल समृद्धि योजना जो है वो भी शुरू की गई थी, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। और जल समृद्धि योजना में पानी को स्टोर करने के लिए टैंक बनेंगे, रेन वाटर को, पानी जो बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जाएगा। और जल समृद्धि योजना ज्यादातर पलामू में शुरू की जाएगी, ज्यादातर पलामू में, क्योंकि पलामू में पानी की कमी सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी की कमी है, यह भी ध्यान रखिए। और जो पोटो हो खेल विकास योजना है, इसमें सरकार 5,000 ग्राउंड बनाएगी झारखंड में, 5,000 ग्राउंड, और हर पंचायत में एक ग्राउंड तो कम से कम होगा। और झारखंड में लगभग 4300 पंचायत हैं टोटल। तो ये योजना है पोटो हो खेल विकास योजना।
तो बिरसा हरित ग्राम योजना में 2 लाख एकड़ जमीन पे पेड़ लगाए जाएंगे। तो आंसर है 2 लाख। झारखंड की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ, जिसका विलय हो गया है, यानी वो बीजेपी के साथ मर्ज हो गई है? कौन सी पार्टी है? तो ये है झारखंड विकास मोर्चा। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, पूरा जो नाम है झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। और ये पार्टी बाबूलाल मरांडी ने शुरू करी थी। बाबूलाल मरांडी कौन थे? बाबूलाल मरांडी ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। जब झारखंड बना था नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर, तो ये पहले मुख्यमंत्री थे झारखंड के, और ये ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट? रघुबर दास को छोड़ के जितने भी जो चीफ मिनिस्टर हुए हैं झारखंड में, वो सारे ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हुए हैं। 2006 में बीजेपी से अलग हो गए थे और बाबूलाल मरांडी, बीजेपी छोड़ दी थी उन्होंने और अपनी खुद की पार्टी बना ली थी 2006 में, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। अभी जो झारखंड में रूलिंग पार्टी है उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इनका गठबंधन है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के साथ। तो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन ज्यादातर सीटें उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की हैं। झारखंड की सरकार ने 100 दिन का काम जो अर्बन अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको देने का फैसला करा है। इस स्कीम का नाम इन्होंने क्या रखा है? यानी कि जो शहरी अनस्किल्ड वर्कर हैं, अनस्किल्ड वर्कर आप जानते हैं जिनके पास कौशल नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है, राइट? गैर संगठित क्षेत्र में ज्यादातर जो वर्कर होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं। तो शहरी अनस्किल्ड वर्कर के लिए योजना शुरू करी है, जिनमें अर्बन अनस्किल्ड वर्कर को 100 दिनों का रोजगार सरकार गारंटी दे रही है। अर्बन पुअर को, शहरों के जो गरीब लोग हैं उनके लिए। और झारखंड ऐसा करने वाला सिर्फ दूसरा राज्य है केरल के बाद, जिसने शहरी गरीब लोगों के लिए एक अलग से योजना शुरू करी है। तो इसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। और यहां पे श्रमिक की एक फुल फॉर्म भी है। तो श्रमिक की फुल फॉर्म क्या है? यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, यह है श्रमिक की फुल फॉर्म। तो यह है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में 100 दिन का पेड वर्क दिया जाएगा अर्बन पुअर को। झारखंड का जो कैबिनेट है उसने एक फार्म लोन वेवर स्कीम शुरू करी थी। इसके लिए टोटल बजटरी एलोकेशन कितना था? तो याद रखिए, इसके लिए बजटरी एलोकेशन था 2000 करोड़। फार्म लोन वेवर होता है जब किसानों का ऋण माफ कर दिया जाता है। तो इस योजना में एक किसान का मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो सरकार माफ करेगी। तो इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था। झारखंड के किस शहर में कंपोजिट रीजनल सेंटर बना है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोगों के लिए एक कंपोजिट रीजनल सेंटर। कंपोजिट रीजनल सेंटर अभी अभी खुला है रांची में। और ये कौन से मंत्रालय ने बनवाया है? ये बनवाया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय ने, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। तो यहां पे क्या होगा? दिव्यांग लोगों मतलब क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उन्हें? उन्हें यहाँ पे चिकित्सा मिलेगी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स। प्रोस्थेटिक मतलब जैसे नकली पैर या नकली हाथ लगवाना, नकली इस तरह की चीज़ें प्रोस्थेटिक्स में आती हैं। ऑर्थोटिक, स्पीच थेरेपी होगी, स्पेशल एजुकेशन वगैरह, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और ये रांची में किस जगह पे लगा है? रांची में एक जगह है जिसका नाम है खिजरी। तो ये खिजरी में लगा है, शुरू हुआ है, एस्टेब्लिश किया गया है। एक चीज़ यहाँ और याद रखिए, हमारा जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कराया अभी अभी, जिसका नाम है सुगम्य भारत। सुगम्य भारत। और बूढ़े लोगों के लिए पोषण अभियान, पोषण अभियान बूढ़े लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इसी मंत्रालय ने अभी अभी शुरू करा है। हमारा जो भारत का गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उन्होंने NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी 3 शाखाएं बनाई हैं भारत में नई। इनमें से एक झारखंड में भी है। तो झारखंड में कौन सी है? याद रखिए, NIA हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और इसकी जो ब्रांचेस बनी है 3 नई बनी है। एक बनी है इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी, दूसरी बनी है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, और झारखंड में जो बनी है वो रांची में बनी है। झारखंड की राजधानी रांची में बनी है। इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं NIA की,
जैसे चंडीगढ़ में है, रायपुर में है, लखनऊ में है, गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोची। इसके अलावा 9 ब्रांचेस पहले से हैं, 3 और बन गई हैं। टोटल अब एनआईए की 12 ब्रांचेस हो गई हैं। अभी अभी भारत का पहला शहर कौन सा बना जिसे ग्लोबल एक्टिव सिटी डिक्लेयर किया गया है? ग्लोबल एक्टिव सिटी। ग्लोबल एक्टिव सिटी का क्या मतलब होता है? ग्लोबल एक्टिव सिटी का मतलब यह होता है कि यहां पे फिजिकल एक्टिविटी काफी अच्छी है, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और ऐसी संभावना है कि खिलाड़ी यहां से बहुत सारे निकलेंगे क्योंकि यहां पे फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स काफी अच्छे हैं। और ये जो लेबल होता है जीएसी लेबल, ग्लोबल एक्टिव सिटी, इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी रिकॉग्नाइज करती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका हेडक्वार्टर लॉज़ैन में है, लॉज़ैन स्विट्जरलैंड में है। तो कौन सा शहर है भारत का जो ग्लोबल एक्टिव सिटी? ये है बोकारो, राइट, बोकारो, वेरी इंपॉर्टेंट। और बोकारो में स्टील प्लांट है, सेल का, डालमिया सीमेंट की फैक्ट्री है, वेदांता ग्रुप की फैक्ट्री है। तो काफी इंपॉर्टेंट जो शहर है वो है बोकारो। बोकारो में एक डैम भी है, ठीक है, जिसका नाम है गरगा डैम। गरगा डैम जो है ये एक डैम है जो बोकारो में है। ये आप साइड में इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं, इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड की जो सरकार है उसने कौन से संगठन पे प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है, क्योंकि वो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, यानी कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा था। इस संगठन का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और इनके जो आईसिस आतंकवादी संगठन है उनसे भी लिंक पाए गए, सरकार ने ऐसा कहा। कई तरह के ये पीस और हार्मनी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, दंगे वगैरह करवाना, प्रो पाकिस्तान स्लोगन रेज करना, ये सब काम कर रहा था। तो कौन से कानून के तहत इसको बैन किया है झारखंड की सरकार ने? इसको बैन करा है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908, 1908 का कानूनी अपराध अधिनियम, क्रिमिनल एक्ट 1908, इसको बैन कर दिया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी 3 मेडिकल कॉलेज बने हैं झारखंड में नए, उनकी बिल्डिंग जो है उनको इनॉग्रेट करा है। तो ये कहां पे बने हैं झारखंड में? हजारीबाग, दुमका, पलामू या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन्हीं ये जो 3 मेडिकल कॉलेज हैं, 1 ईच इन तीनों जगह पे बना है, एक हजारीबाग में, एक दुमका में और एक पलामू में, राइट। पलामू में क्या कोई ऐसी चीज है जो पूरे झारखंड में नहीं है? वो है पलामू टाइगर रिजर्व। पूरे झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है और वो है पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड का कौन सा गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जो महिला सशक्तिकरण यानी लड़कियों के लिए, खास तौर पे जो यंग लड़कियां हैं उनके सशक्तिकरण के लिए काम करता है, और इसे लॉरिया स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड मिला है। ये बहुत ज्यादा फेमस एनजीओ है और ये श्योर शॉर्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, राइट। ये एनजीओ अमेरिका के 2 लोगों ने मिलकर शुरू करा था झारखंड में। एक का नाम है फ्रांस गैसलर, और दूसरे का नाम है रोज गैसलर। रोज गैसलर और फ्रांस गैसलर, ये 2 बंदों ने मिलकर, 2 व्यक्तियों ने मिलकर शुरू करा था। इसमें बेसिकली क्या है कि जो लड़कियां हैं, झारखंड की जो लड़कियां हैं, खास तौर पे जो ट्राइबल लड़कियां हैं, उनको फुटबॉल सिखाया जाता है, जिससे उन्हें नौकरी भी मिल सके, वो खिलाड़ी भी बन सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। और काफी सक्सेसफुल हुआ है ये प्रोग्राम, राइट। तो इसको मिला है लॉरिया स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड। झारखंड ने 100 करोड़ रुपए की लागत से स्वीट रेवोल्यूशन स्कीम, जिसे हिंदी में बोलते हैं मीठी क्रांति योजना, शुरू करी थी। तो मीठी क्रांति योजना का संबंध इनमें से किससे है? चीनी, गन्ना, शहद या गुड़? तो याद रखिए, मीठी क्रांति योजना जो है ये शहद के लिए है। शहद का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए। बेसिकली इस योजना में क्या होता है, इस योजना में एक यूनिट होती है जिसमें मधुमक्खी पालन होता है, एक मधुमक्खियों का घर होता है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए होती है। लेकिन जो भी किसान मधुमक्खी पालन करना चाहता है उसको सिर्फ 20,000 रुपए देना है, और बाकी का जो 80,000 रुपए है वो सरकार वहन करती है खर्चा। तो सिर्फ 20% खर्चा जो है वो किसान को देना होता है। तो ये योजना साहेबगंज से शुरू की गई थी और 16 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी सबसे पहली बार ये योजना, राइट। और मधुमक्खी पालन जो है हम उसको एपी कल्चर बोलते हैं। एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन जो होता है उससे किसान अपनी आमदनी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आंसर है इसका हनी। यहां पे आपको एक चीज बता दूं, मीठी क्रांति को मधु क्रांति से कंफ्यूज मत करना।
मधु क्रांति क्या है? मधु क्रांति एक पोर्टल है जो अभी अभी लॉन्च किया गया है, शहद के लिए ही किया गया है, लेकिन ये एक पोर्टल है शहद का पता लगाने के लिए कि कहां से आया, यानी शहद को ट्रेस करने के लिए। क्योंकि हाल ही में भारत की सरकार ने बहुत सारे टेस्ट कराए थे और यह पाया गया कि ज्यादातर जो कंपनियां हैं उनका शहद नकली है, उसमें चीनी मिला दी जाती है या दूसरे जो सुक्रोज वगैरह मिला दिया जाता है, तो वो प्योर नहीं है। तो मधु क्रांति योजना जो है वो शहद का ओरिजिन ट्रेस करेगा कि कहां से आया, सबसे पहली बार जो शहद है इकट्ठा कहां पे हुआ था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कौन से बैंक ने झारखंड को $147 मिलियन का लोन दिया था झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए? झारखंड में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो नगर निगम वगैरह है, वहां पे वो ज्यादा अच्छा काम करे, उनकी कैपेसिटी बढ़े, तो उनकी क्षमता जो है वो बढ़े, तो उसके लिए $147 मिलियन का लोन किसने दिया था? यह दिया था वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने दिया था। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी, और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मेल्पस, ये भी अमेरिका के ही व्यक्ति हैं। और वर्ल्ड बैंक के जो उपाध्यक्ष हैं और मुख्य अर्थशास्त्री, उनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। तो ये दोनों नाम आपको भूलने नहीं है। झारखंड में एक जंगल है जिसको बोलते हैं सरंदा फॉरेस्ट। ये सबसे बड़ा साल का जंगल है पूरे एशिया में। तो ये झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? सरंदा फॉरेस्ट जो है ये वेस्ट सिंहभूम में आता है। तो आंसर है वेस्ट सिंहभूम। एक्चुअली न्यूज में क्यों था मैं बता देता हूं आपको। ये तो दो जगह है, एक का नाम है सारंदा और दूसरे का नाम है चाईबासा। ये दोनों ही वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जगह है, चाईबासा भी और सरंदा भी। और यहाँ पे आयरन ओर बहुत ज्यादा है, लोहो अयस्क के भंडार बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी माइनिंग भी की जाती थी। लेकिन बाद में फिर यहाँ पे आयरन ओर की माइनिंग कम कर दी गई थी। एक कमीशन बैठा था जिसका नाम है शाह कमीशन। तो शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2014 में, राइट। तो यहाँ पे पता चला कि इलीगल माइनिंग बहुत होती है, अवैध खनन बहुत होता है लोह अयस्क का। तो उसके बाद फिर काफी टाइम के लिए बंद कर दिया गया था। तो इसलिए न्यूज में था कि अभी हमारा पर्यावरण मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि वहां पे सस्टेनेबल माइनिंग दोबारा शुरू की जाए, और इसके लिए फिर एक मीटिंग भी बैठी थी हमारे पर्यावरण मंत्रालय की। तो सारंदा और चाईबासा ये दो जगह दोनों हैं वेस्ट सिंहभूम में। अभी अभी झारखंड की जो विधानसभा है उनके एक सदस्य यानी एमएलए जो है वहां विधायक, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि कौन सा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मतलब बेसिकली एक चीज है जो जंगल से मिलती है उसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस में डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये है माइका फ्लेक्स। माइका एक खनिज होता है, उसके फ्लेक्स, इनको वहां लोकल भाषा में धिबरा बोलते हैं, धिबरा। तो बेसिकली क्या है कि माइका जो है काफी ज्यादा कलेक्ट होता है। और एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 की, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, ये कहती है कि जो भी चीज जंगल से मिलती है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। लेकिन बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया 1980 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसने माइका को कलेक्ट करना जंगलों से उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो माइका एक नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हो गई, फॉरेस्ट एक्टिविटी में नहीं रही। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब वो फॉरेस्ट एक्टिविटी में नहीं रही, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हो गई, तो माइका को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा परमिशन चाहिए थी, बहुत ज्यादा लाल फीताशाही हो गई, करप्शन हो गया। उस वजह से माइका का उत्पादन भारत में कम हो गया। तो एक समय था जब भारत माइका के उत्पादन में नंबर 1 था, लेकिन ऐसा देखा गया 2019 की एक रिपोर्ट में कि भारत 8वें स्थान पर खिसक गया। तो सरकार चाहती है कि माइका फिर से फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आ जाए, जिससे जो खासकर ट्राइबल लोग हैं या जो जनजातीय लोग हैं वो माइका को जंगलों से कलेक्ट कर सकें। और माइका जो है वहां पे कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनमें बहुत ज्यादा कलेक्ट होता है झारखंड में? तो एक तो है गिरिधि और दूसरा है कोडरमा। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता है माइका कलेक्शन से गिरिधि और कोडरमा में। झारखंड की रैंक क्या थी जो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे? गुवाहाटी में हुए थे। और 2021 में कहां पे होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में होंगे हरियाणा के शहर पंचकुला में। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहां पे होंगे। ठीक है, और ये चौथी बार होंगे। तो ये जो हुए थे 2020 में, ये तीसरी बार हुए थे। तो मैं आपको झारखंड की रैंक दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, नंबर 1 पे महाराष्ट्र था, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे दिल्ली, और झारखंड का स्थान था 21। तो झारखंड की रैंक थी इसमें 21। एक खेल और होते हैं जिनको बोलते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वो अलग होते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहली बार हुए थे 2020 में,
और पहली बार जो हुए थे ये वो भुवनेश्वर में हुए थे, उड़ीसा की कैपिटल में, जिनको पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था। तो इस बार 2021 में ये दूसरी बार होंगे और इस साल ये कर्नाटक में होंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। झारखंड की स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में क्या रैंक आई थी? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की जो रैंक थी इन स्टेट्स विद लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडी, तो एक छोटे राज्य और एक बड़े राज्य दोनों जो हैं उन्हें अलग करके रैंक आई थी। तो झारखंड नंबर 1 था उन राज्यों में जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम है, यानी जिनमें 100 नगर निगम से कम है उनमें। और छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों में नंबर 1 था, यानी जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडीज है उनमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 था। तो आंसर है झारखंड की रैंक थी इसमें फर्स्ट। पूरे भारत में जो शहरों की रैंकिंग हुई है तो उनमें झारखंड का कौन सा शहर है जो 13वें नंबर पे था सबसे साफ शहर? तो सबसे साफ शहर पूरे भारत का है इंदौर, फिर सूरत, फिर नावी मुंबई, ऐसे करके आप देख सकते हैं यहां पे। सो इसके अंदर जो झारखंड का जमशेदपुर है वो 13वें नंबर पे था। तो आंसर है जमशेदपुर। पूरे इंडिया में जो रैंकिंग थी उसमें ये 13वें नंबर पे था। अगला सवाल है जमशेदपुर को लेकर, लेकिन कैटेगरी बदल दी है। अब कैटेगरी ये है कि 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में जमशेदपुर का क्या स्थान था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये जो कैटेगरी है सिर्फ 1 से 10 लाख वाली है कैटेगरी। तो इसमें आप देख सकते हैं जमशेदपुर का जो रैंक है वो है नंबर 7। नंबर 1 अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ में और जमशेदपुर का रैंक था 7। हमारा जो जहाज रानी मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वो एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर कम लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है। ये झारखंड में कहां पे बन रहा है? इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक पार्क, रसद, लॉजिस्टिक मतलब रसद, इंडस्ट्रियल क्लस्टर मतलब औद्योगिक क्लस्टर होता है, विनिर्माण केंद्र होते हैं वो बड़े बड़े, इनमें बहुत सारे इंडस्ट्री एक ही जगह पे होते हैं। तो ये साहेबगंज में बन रहा है, साहेबगंज। ये घोषणा करी हमारे जहाज रानी मंत्री जिनका नाम है मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया। अर्जुन मुंडा ये भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं पूर्व। तो कितनी बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे? याद रखिए ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री थे, 3 बार। और झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे ये बाबूलाल मरांडी के बाद, राइट। और आज की तारीख में ये हमारे ट्राइबल मंत्री भी हैं, ट्राइबल अफेयर, जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं और भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रेसिडेंट भी हैं। और ज्यादातर जो भारत के 90% जो तीरंदाज आते हैं झारखंड से ही आते हैं। आपको कम से कम 2 के नाम तो पता होने चाहिए। एक तो वर्ल्ड चैंपियन रही हैं दीपिका कुमारी, ये तो भारत की बेस्ट आर्चर है पिछले 10 साल से। और दूसरी है कोमोलिका बारी, ये भी ध्यान रखिए। कोमोलिका बारी एक उभरती हुई खिलाड़ी है जो नेशनल टीम में ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। झारखंड का कौन सा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जो भारत का 55वां स्टेशन बना जहां पे फ्री वाईफाई दिया गया? पहले 55वां नहीं, पहले आपको सबसे पहला पता होना चाहिए। सबसे पहला भारत का रेलवे स्टेशन कौन सा था जिसको फ्री वाईफाई दिया गया था? तो यह था मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका नाम पलट के अब रख दिया गया है नाना शंकर सेठ टर्मिनस, नाना शंकर सेठ टर्मिनस, यह पहला था। और 5000वां कौन सा था यह भी पूछ सकते हैं। 5000वां था मिदनापुर जो बंगाल में है। 55वां था महुआ मिलन स्टेशन, महुआ मिलन स्टेशन, यह ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है। भारत में 18 रेलवे जोन है, तो यह ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है महुआ मिलन स्टेशन, राइट। और अब 6000वां भी झारखंड का ही है। 6000वां कौन सा है? हजारीबाग टाउन। जो 6000वां है वो है हजारीबाग टाउन जो हजारीबाग में है। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है, बिहार, हाजीपुर। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्हें चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया 2019 के लिए, राइट। तो इन्हें ये जो अवार्ड दिया गया ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने के लिए दिया गया? कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में? तो याद रखिए ये अवार्ड इन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया था। अब तो प्रणब मुखर्जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस वक्त थे जब ये अवार्ड दिया गया था। और हेमंत सोरेन जो हैं, क्वेश्चन का आंसर है बरहत और दुमका, बढ़ैत और दुमका। जो बढ़ैत है ये साहिबगंज में आता है, साहिबगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आता है, और दुमका अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है। हेमंत सोरेन ने 2009 से दुमका सीट से चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद वो हार गए थे, लेकिन अब वो दोबारा जीते और वो बढ़ैत से भी दूसरी बार लगातार हेमंत सोरेन जो है वो चुनाव जीते।
तो आंसर है बरहैत और दुमका। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने एक एग्रीमेंट साइन करा है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। झारखंड में पूरे इंडिया में 25 CAAQMS यानी कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। तो झारखंड में कहां लगेगा? तो याद रखिए पूरे भारत में 25 जगह ऐसी हैं जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मदुरई वगैरह। ये CAAQMS जो होता है हर पल वास्तविक समय में यानी रियल टाइम आपको जो एयर पोल्यूशन है उसकी जानकारी देता रहता है, और एयर पोल्यूशन में जो जो भी प्रदूषक होते हैं उन सब की जानकारी देता रहता है। ठीक है, तो इनमें झारखंड में जो लगेगा वो लगेगा रांची में, तो राजधानी रांची में लगेगा CAAQMS। और झारखंड में प्रदूषण की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा ग्रीन पीस की रिपोर्ट जो पिछले साल आई थी, उसमें यह कहा गया था कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड सिटी है 2018 के लिए उन्होंने बताई थी, पिछले साल 2020 के शुरू में ग्रीन पीस की रिपोर्ट आई थी। तो 2018 में पूरे एक साल के लिए भारत का सबसे प्रदूषित जो शहर था वो था झरिया, और झारखंड में है ये झरिया जो है, और दूसरे नंबर पे था धनबाद। और इनके प्रदूषित होने का कारण है कोयले की जो वहाँ पे माइनिंग की जाती है, कोल फायर, अंडरग्राउंड कोल फायर भी होते हैं, उनसे धुआं निकलता है, तो वो सब। तो पहले नंबर पे झरिया और दूसरे पे झारखंड का धनबाद। ये झारखंड के सबसे पोल्यूटेड थे। दिल्ली का स्थान 10वां था, लेकिन झरिया नंबर 1 और धनबाद नंबर 2 पे था। तो ये ग्रीन पीस की रिपोर्ट थी। तो झारखंड में पोल्यूशन जो है उसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा है। और एनटीपीसी जो है हमारी एक महारत्न कंपनी है, इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह। झारखंड की जो सरकार है उसने एक MOU साइन करा है कौन से बैंक के साथ? ट्रैफिक वायलेटर्स के लिए डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बैंक है HDFC बैंक। अगर मान लीजिए झारखंड का कोई नागरिक है और वो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको फाइन लगेगा, राइट? फाइन लगता है, तो वो फाइन वो भर सकता है। HDFC उसके लिए पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। डिजिटली जो चालान है उसका जो फाइन है वो भरा जा सकता है। HDFC बैंक के CEO कौन है? मिस्टर शशिधर जगदीशान। मिस्टर शशिधर जगदीशान। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस, उस दिन झारखंड में भी सेलिब्रेशन हुए थे। तो वहां के मुख्यमंत्री ने एक नया लोगो जो है वो लॉन्च किया था झारखंड का। इस लोगो में कौन सा पुष्प है? यहाँ पे आप ये लोगो देख सकते हैं, इसमें आपको हाथी भी दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि एलिफेंट है इसमें। और एलिफेंट क्यों है? क्योंकि वो झारखंड का स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है झारखंड का एलिफेंट। और एलिफेंट सिर्फ झारखंड का ही स्टेट एनिमल नहीं है, वो केरल और कर्नाटक का भी स्टेट एनिमल है। यानी भारत के 3 राज्य हैं जिनका स्टेट एनिमल जो है वो एलिफेंट है, हाथी है। एक तो केरल, एक कर्नाटक और एक झारखंड। तो इसमें आपको हाथी दिख रहा है और यहां पे आपको ये फूल दिख रहा है। तो ये फूल कौन सा है? ये है पलाश का फूल। पलाश का फूल है, ये पलाश फ्लावर है, और इसका साइंटिफिक नेम है बूटिया मोनोस्पर्मा। तो आपको दोनों याद रखने हैं, आपको वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो इसमें हाथी है, और इसमें जो ग्रीन कलर है, ये हाथी आप देख रहे हैं, हाथी के पीछे ग्रीन कलर है। तो ये ग्रीन कलर क्या दिखाता है? ये दिखाता है झारखंड की वन संपदा और खनिज संपदा, यानी वहां का जो फॉरेस्ट कवर है झारखंड का और मिनरल रिसोर्सेज है वो दिखाता है। तो ये घोषणा करी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोका स्तंभ भी है बीच में, जो हमारी भारत का भी एम्बलम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लोगो है, इस पे क्वेश्चन काफी सारे आ सकते हैं। झारखंड की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रैंक आई? व्यापार में सहजता सूचकांक, ये दिखाता है कि भारत में किस राज्य में व्यापार करना कितना आसान है। तो इसमें झारखंड ने काफी तरक्की करी है। तो इसमें आंध्र प्रदेश जो है वो नंबर 1 है, पहले भी नंबर 1 था, अब भी नंबर 1 है। 3 साल से लगातार आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। आंध्र प्रदेश भारत का बेस्ट राज्य है अगर आपको कोई व्यापार शुरू करना है। और झारखंड का जो स्थान रहा वो रहा 5वां। तो झारखंड ने काफी उछाल दिखाया है इसमें। और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे रहा, फिर मध्य प्रदेश जो है वो चौथे नंबर पे रहा, तेलंगाना तीसरे नंबर पे रहा, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे रहा, और झारखंड 5वें नंबर पे रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाजी हुसैन अंसारी, इनका निधन हुआ था अक्टूबर 2020 में। तो ये झारखंड के कौन से डिपार्टमेंट के मंत्री थे? ये थे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर, यानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। इनका निधन हो गया और 3 अक्टूबर को इनकी डेथ हुई थी।
ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के थे और ये पहले और एकमात्र मुस्लिम हैं जो झारखंड में मंत्री बने। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी? मधुपुर। इनकी मधुपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से ये 4 बार चुने गए, 1995, 2000, 2009 और 2019। और ये जो मधुपुर है ये कहां पे है? ये देवघर में है। देवघर, जहां पे जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक देवघर में भी है, बैद्यनाथ धाम, राइट? तो देवघर में, तो मधुपुर से ये सांसद नहीं, एमएलए, विधायक थे और 4 बार थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत झारखंड को कौन से राज्य के साथ पेयर किया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना यह है कि इसमें 2 राज्यों को, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 राज्यों को आपस में जोड़ा जाता है, गुच्छा बनाया जाता है, पेयर बनाया जाता है, जोड़ा इनका, जिससे एक दूसरे के संस्कृति का ये विकास कर सके। तो जैसे मान लो कोई राज्य है, अब झारखंड को जोड़ा गया है गोवा के साथ, तो आंसर है गोवा। अब झारखंड को गोवा के साथ जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि झारखंड के त्यौहार गोवा में मनाए जाएंगे, गोवा के त्यौहार झारखंड में सरकार की तरफ से मनाए जाएंगे, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके, राइट? तो इसको बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। रिटायर्ड जस्टिस जज थे एम रामा जोइस, इनका निधन हो गया। तो ये झारखंड के अलावा किस राज्य के गवर्नर थे? यानी ये फॉर्मर गवर्नर थे, राज्यपाल थे, एक तो झारखंड के और एक कहां के? तो ये बिहार के भी थे। बिहार और झारखंड के गवर्नर थे एम रामा जोइस, इनकी डेथ हो गई। ये राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे और पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट, उसके ये चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। झारखंड की कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, जो भी आंदोलनकारी हैं झारखंड के, आंदोलनकारी से मतलब ये हैं जिन्होंने झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन हुए थे उसमें हिस्सा लिया था, तो उनको आंदोलनकारी कहा जा रहा है। तो ऐसे आंदोलनकारी जो जेल में रहे 6 महीने से ज्यादा, ठीक है, तो उनको कितना पेंशन सरकार देगी? उनको 7,000 रुपये महीना जो है वो पेंशन मिलेगी सरकार की तरफ से। ये उनको मिलेगी जो 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे। अगर कोई 3 महीने से लेकर 6 महीने तक जेल में रहा, 3 to 6 मंथ, तो उसे मिलेंगे 5,000 रुपये सरकार की तरफ से। और अगर कोई 3 महीने से कम जेल में रहा तो उसे सरकार 3,500 रुपये पेंशन देगी। तो यह घोषणा झारखंड सरकार ने करी थी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे तो 7,000 रुपये, 3 से 6 महीने जेल में रहे तो 5,000 और 3 महीने से कम तो 3,500 रुपये पेंशन सरकार इनको देगी। अभी अभी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट जो है उसके और डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी जो हमारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाता है और जो हमारा खदानों का जो खनन मंत्रालय है झारखंड का, उनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। झारखंड में जो नॉन कोल मिनरल है, यानी कोयले के अलावा जो दूसरे खनिज हैं, उनका भी खनन करने के लिए कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा, राइट? तो काफी जो है खनिज संपदा झारखंड में है। तो आपको यह बताना है सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पे है। तो याद रखिए ये रांची में है और इस इंस्टीट्यूट ने जो खनन विभाग है झारखंड का उसके साथ एमओयू साइन करा है। तो आंसर है इसका ये रांची में है, रांची इज द आंसर। वैसे झारखंड के कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? झारखंड का एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। मैं लिख देता हूं, 4-5 ही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, तो ये कहां पे है? ये रांची में है। फिर एक रांची में एक और इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, GUMS, ये भी रांची में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, और ये दोनों इंस्टीट्यूट जो हैं ICAR के अधीन आते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। फिर 2 इंस्टीट्यूट झारखंड में ऐसे हैं जो CSIR के अधीन आते हैं। तो ये कौन से हैं जो CSIR के अधीन आते हैं? एक तो है CIMFR, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। सेंट्रल, मैं बोल रहा हूं, उच्चारण कर रहा हूं, आप लिख लीजिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग MINING एंड फ्यूल रिसर्च, और ये है धनबाद में, ये धनबाद में है। और एक और है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, NML,
नेशनल मेटलर्जिकल, METALLURGICAL, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ये जमशेदपुर में है, ये जमशेदपुर में है। तो मैंने आपको दो बताए, CIMFR जो धनबाद में है और NML जो जमशेदपुर में है। तो ये आपको ध्यान रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चारों पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में नया एयरपोर्ट बन रहा है, देवघर एयरपोर्ट। इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रहा है, कौन से संगठन के साथ मिलकर? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तो ये DRDO के साथ मिलकर बना रहा है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मदद कर रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देवघर में एयरपोर्ट बनाने के लिए, और ये एयरपोर्ट अब किसी भी समय शुरू हो सकता है, बनके तैयार है। एक एयरपोर्ट और बना है भारत में नया, एक तो बरेली का जो एयरपोर्ट है वो शुरू हो गया है यूपी में। फिर उसके बाद जो कुशीनगर एयरपोर्ट है यूपी में, वो एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा उसे मिल गया है। मध्य प्रदेश में एक एयरपोर्ट है इंदौर एयरपोर्ट, तो इंदौर एयरपोर्ट जो है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर एयरपोर्ट जो है ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है अब। और एक आंध्र प्रदेश में कुरनूल एयरपोर्ट जो है वो भी नया बना है। कुरनूल एयरपोर्ट जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, यानी बिल्कुल नया बना है, और इसका नाम नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे रखा गया है। यू नरसिम्हा रेड्डी जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे आंध्र प्रदेश के। बाकी बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो भी शुरू हो गया है। झारखंड साहित्य सभा यानी झारखंड लिटरेरी मीट का आयोजन किया गया, तो ये रांची में हुई थी। इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन जो है वो टाटा स्टील ने किया था। टाटा स्टील सबसे पहली बार जमशेदपुर में शुरू की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा, और जमशेदजी टाटा के नाम पे ही इसका नाम शहर का जमशेदपुर है। कई लोग टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। सदानंद कुमार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता झारखंड के लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए थे वहां पे गुवाहाटी में हुए थे, जो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम। तो कौन से खेल में जीता? तो याद रखिए ये जो खिलाड़ी हैं स्प्रिंट रनिंग, यानी 100 मीटर की जो रेस होती है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस रेस जो होती है उन्हें स्प्रिंट रनिंग बोलते हैं, 100 मीटर 200 मीटर। तो 100 मीटर की रेस में इन्होंने इतिहास रचा, और खेलो इंडिया जो गेम्स हैं उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, और हजारीबाग से हैं, ये हजारीबाग से हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे वो हरियाणा के शहर पंचकुला में होंगे। मनोज कुमार, जो टॉय फेयर भारत की सरकार ने लगाया उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था टॉयज दिखाने के लिए, ठीक है, यानी ये अपने जो खिलौने हैं पारंपरिक खिलौने झारखंड के, उनको उनकी प्रदर्शनी लगा सकते थे। तो ये झारखंड के कौन से शहर से हैं? तो ये मनोज कुमार जो हैं ये रांची से हैं, तो आंसर है रांची। और आपको बता दूं कि झारखंड में जो खिलौनों के लिए मशहूर है, जहां पारंपरिक खिलौने बनते हैं, वो है धनबाद क्लस्टर। धनबाद क्लस्टर, यहाँ पे जो परंपरागत खिलौने हैं, लकड़ी से बनने वाले खिलौने वगैरह, जो हमारी परंपरा है उस तरह के खिलौने यहाँ पे मिलते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक चन्ना पटना के खिलौनों का जिक्र किया था मन की बात में, तो एग्जाम में आ सकता है। चन्ना पटना के खिलौने जो हैं वो कर्नाटक से हैं। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए एटीकोपक्का के खिलौने और कोंडापल्ली, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। एटीकोपक्का के खिलौने और कोंडापल्ली के खिलौने, तो ये दोनों जो हैं ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। और एक निर्मल के खिलौने भी मशहूर हैं, निर्मल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है। अगर आपको ये सब चार पता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। कर्नाटक के चन्ना पटना के खिलौने और निर्मल खिलौने हैं तेलंगाना के, एटीकोपक्का और कोंडापल्ली जो हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं। रांची में दीपिका कुमारी जो हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो ये कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये आसान सवाल है। दीपिका कुमारी और इनके जो पति हैं अतनु दास, दोनों जो हैं वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो अतनु दास और दीपिका कुमारी दोनों तीरंदाज हैं, यानी कि आर्चर हैं। तो भारत के जो भी आर्चर हैं, एक झारखंड की और हैं एक खिलाड़ी कोमोलिका बारी, ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा भारत के और आर्चर भी हैं जो दूसरे राज्यों से हैं, जैसे प्रवीण जाधव हैं, तरुणदीप राय वगैरह, उनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। और टोक्यो जापान की राजधानी है, यहाँ पे ओलंपिक होंगे 2020 वाले, 2021 में होंगे, इसी साल होंगे। और इनका जो शुभंकर है वो है मिराइटोवा और सोमेटी, मैस्कॉट बोलते हैं जिसे, मिराइटोवा और सोमेटी। और 2024 में कहाँ पे होंगे ओलंपिक? 2024 में होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2028 में कहाँ होंगे? 2028 में होंगे अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों में कुपोषण की कमी को कम करने के लिए हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 50 नंद घर का उद्घाटन करा। कहां पे?
तो 50 नंदघर। नंदघर क्या होते हैं पहले तो ये समझो। नंदघर जो होते हैं ये बेसिकली एक जगह होती है जहां पे जो आंगनवाड़ी, मतलब आंगनवाड़ी ही है एक तरह के ये। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खिलौने होते हैं, एजुकेशन होती है, बच्चों के सर्वांगीण विकास पे बल दिया जाता है और इनको नंदघर बोलते हैं। ग्रामीण बच्चों के और महिलाओं के विकास के लिए ये होते हैं। और 50 नंदघर जो बने हैं अभी वो बने हैं सिंदूर पेटी में। एक जगह है जिसे सिंदूर पेटी बोलते हैं और सिंदूर पेटी बोकारो में है। तो आंसर है सिंदूर पेटी और ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में गांव है एक, चास तहसील में। तो बोकारो आंसर है इसका। और अगर वैसे पूछें डीप में तो आंसर हो जाएगा सिंदूर पेटी। और ये जो घर हैं किसने बनाए हैं? तो वेदांता कंपनी है, वेदांता, ये भी माइनिंग करती है वेदांता, तो वेदांता कंपनी ने ये बनाए हैं। कोनिका लायक ये धनबाद से हैं। ये इनका संबंध किस खेल से है? ये काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हो गई हैं और ये झारखंड की स्टेट चैंपियन बनी थी, लेकिन इनके पास बंदूक नहीं थी, राइफल नहीं थी। तो राइफल इन्होंने किराए पे ली थी, दूसरे किसी से ली थी। तो सोनू सूद जो हैं उन्होंने इनको राइफल गिफ्ट कर दी और अभी अपनी तैयारी कर सकती हैं। तो ये काफ़ी चर्चा में रही थी, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में रही थी। धनबाद से हैं ये, तो ये शूटर है, आंसर है शूटर। झारखंड में 10वीं शताब्दी का एक बुद्ध विहार, बुद्ध विहार मतलब होता है बुद्धिस्ट श्राइन और मोनेस्ट्री दोनों जहां पे होती हैं, तो वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया है। झारखंड में कहां पे? तो ये जो खोजा गया है हजारीबाग में खोजा गया। तो आंसर है हजारीबाग। और हजारीबाग में जो पहाड़ी है जुलजुल हिल, जुलजुल हिल के पास ये खोजा गया है, वहाँ पे खुदाई हुई थी और यहाँ पे 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक एरिया है। वहाँ पे बहुत सारे भगवान बुद्ध के बुत वगैरह मिले हैं, आर्टिफैक्ट मिले हैं। इतना ही नहीं, तारा के भी मिले हैं। तारा क्या है? तारा जो है इन्हें ये बौद्ध धर्म के रास्ते पे चलती थी। तो बौद्ध धर्म के रास्ते पे जो चलता है उसे क्या बोलते हैं? बोधिसत्व। बोधिसत्व वो पर्सन होता है जो भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलता है और काफ़ी प्रोग्रेस जिसने कर ली होती है, उसे बोधिसत्व बोलते हैं। तो इन्हें, तारा को फीमेल बोधिसत्व कहा जाता है महायान बुद्धिज्म में। और इन्हें जो फीमेल बुद्ध भी बोलते हैं कई लोग, इन्हें फीमेल बुद्ध बोलते हैं वज्रयान बुद्धिज्म में। और आप, आई एम श्योर, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो महायान बुद्धिज्म और वज्रयान बुद्धिज्म में आपको फर्क पता होगा। थेरावाड़ा बुद्धिज्म, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना ही है। झारखंड में जो पेशेंट्स हैं, कोरोना के पेशेंट, वो हॉस्पिटल बेड्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपको बताना है इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है। इससे घर बैठे आप सारी जो है जानकारी ले सकते हो, किस हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल हैं, कितने बेड फ्री हैं, ठीक है, उनमें से कितने फ्री हैं, कितने भरे हुए हैं। तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है, इसका नाम रखा है अमृत वाहिनी। तो आंसर है अमृत वाहिनी मोबाइल ऐप। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक चैट बॉट भी लॉन्च करा है, जिससे आप कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। इसका नाम इन्होंने चैट बॉट रखा है, BOAT, चैट बॉट। और अमृत वाहिनी जो है ये एक मोबाइल ऐप भी है और इसी नाम से ये एक वेबसाइट भी है। और अगर आप इस पे बुक करते हो कोई बेड, तो वो 2 घंटे तक बुक रहेगा। अगर आपने वहां जाके हॉस्पिटल में फिर उस बेड को ऑक्यूपाई नहीं करा तो फिर वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक तो अमृत वाहिनी मोबाइल ऐप और एक चैट बॉट नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा। झारखंड की सरकार ने कुछ स्पेशल गाड़ियां चलाई हैं, ट्रक हैं ये बेसिकली। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर ये हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करते हैं अगर कोई इमरजेंसी आ जाए। SOS मतलब होता है इमरजेंसी, आपात। तो ये जो स्पेशल गाड़ियां चल रही हैं झारखंड में, इनका नाम क्या है? और ये सबसे पहले रांची में चलाई गई, ठीक है, रांची में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। किसी भी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की कमी होती है तो इनके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन ट्रक्स के थ्रू। इनका नाम रखा गया है संजीवनी व्हीकल, ठीक है, संजीवनी नाम रखा गया है इन ऑक्सीजन ट्रक्स का। इनिशियली ये प्रोजेक्ट रांची में स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में ये धनबाद और जमशेदपुर में भी लागू किया गया। वहां भी इस तरह की गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। हर गाड़ी में GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिससे रियल टाइम में, वास्तविक समय में ये पता चलता रहे कि वो गाड़ी कहां पहुंची है, क्योंकि ऑक्सीजन जब नहीं होती तो 1-2 मिनट का डिले भी काफी जानलेवा हो सकता है। तो आंसर है संजीवनी व्हीकल। भारत की पहली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, पहली राजनीतिक पार्टी जिसने
अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो दान करता है, जो डोनर हैं, उनके नाम सार्वजनिक करे। यानी कि सबको बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू हमें डोनेशन किसने दिया। ऐसा करने वाली भारत की पहली पार्टी तो ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो सत्ताधारी पार्टी है इस समय, हेमंत सोरेन की पार्टी, और इनके फादर जो थे शिबू सोरेन, उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये पहली पार्टी है भारत की जिसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनके थ्रू मिलने वाला जो पार्टी को दान होता है तो दानकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करे। और इनका मानना है ऐसा करने से पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आएगी। आपको बता दूं, इस पार्टी को 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था हिंडाल्को ने। हिंडाल्को कंपनी ने 1 करोड़ का डोनेशन दिया था, जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर मैन्युफैक्चर करती है कंपनी हिंडाल्को। एल्यूमिनियम और कॉपर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी ने 1 करोड़ का जो है डोनेशन दिया था। हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने एक स्पेशल जो है हमसफर स्पेशल ट्रेन, ये स्पेशल ट्रेन होती है, हमसफर बोलते हैं, कैटेगरी ऑफ ट्रेन है, किसी ट्रेन का नाम नहीं है, ये टाइप ऑफ ट्रेन होती है। हमसफर ट्रेन मतलब ये 3rd AC ट्रेन होती है, पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा जो है प्रीमियम ट्रेन होती हैं। तो हमसफर स्पेशल ट्रेन ये झारखंड की किस जगह से शुरू की गई है? अभी नई दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, ये चलेगी नई दिल्ली से और डायरेक्ट गोड्डा। तो आंसर है गोड्डा। नई दिल्ली से गोड्डा तक डायरेक्ट जो है ये हमसफर ट्रेन चलेगी। और हमसफर जो है बहुत ही महंगी ट्रेन होती है, थोड़ी प्रीमियम होती हैं, AC होती हैं, इनमें नॉन AC नहीं होता है। तो ये स्पेशल ट्रेन जो है शुरू की गई थी। और वैसे ये जो ट्रेन है हमसफर, ये 2016 में शुरू की गई थी। 2016 में ये नई कैटेगरी जो है ये शुरू की गई थी, ध्यान रखिए। और गोड्डा जो है ये बेसिकली झारखंड में है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है। तो गोड्डा से नई दिल्ली तक ट्रेन चलेगी। यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में एक नई रेलवे लाइन भी बिछाई गई है। और ये जो रेलवे लाइन बिछाई गई है ये हंसदीहा से गोड्डा तक बिछाई गई है। हंसदीहा जो नाम की जगह है, हंसदीहा है दुमका में, दुमका डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हंसदीहा से गोड्डा तक एक नई रेलवे लाइन बिछाई गई है। और नई रेलवे लाइन जब बिछेगी तो उससे लेबर भी चाहिए, उसके लिए रोजगार का सृजन भी होगा, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे। क्लियर? तो आंसर है गोड्डा से नई दिल्ली। कौन सा इंस्टीट्यूट है झारखंड का जिसे ये परमिशन मिल गई है? ये परमिशन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन जो विमानन विभाग है उन्होंने दी है कि वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कोल फील्ड सर्वे के लिए। कोल फील्ड सर्वे होता है जब हम इस बात का सर्वे करते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो कोयला है वो हो सकता है जिससे हम उसका खनन कर सकें। तो ड्रोन्स की मदद से कोयले की खोज की जाएगी, कोल फील्ड सर्वे किया जाएगा। तो ये कौन करेगा? ये परमिशन मिली है अभी अभी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। तो आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, जो रांची में है हेडक्वार्टर जिसका। तो आंसर है ऑप्शन बी। बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद में है, ISM धनबाद में है, अब तो IIT बोलते हैं इसे, IIT धनबाद। और नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो है वो जमशेदपुर में है। ठीक है, यहां पे मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप पुराने पेपर देखेंगे JPSC के या दूसरे एग्जाम के झारखंड में, तो उनमें मिनरल्स बहुत पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बार फटाफट मिनरल्स जो हैं वो बता देता हूं। ठीक है, देखिए मिनरल्स जो हैं मैं आपको बता देता हूं इसमें कि झारखंड में कहां पे कौन से मिनरल होते हैं। तो सबसे पहले आपसे अगर पूछें कि भाई झारखंड में कोयले के भंडार कहां पे हैं या कोयले की जो माइन है, तो आपको 2 जगह याद रखनी है, एक तो है बोकारो और एक है झरिया माइंस। ये 2 जो हैं मेन जो एग्जाम में आते हैं, या तो बोकारो ऑप्शन में मिलेगा या आपको झरिया जो है कोल माइंस मिलेंगी। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं आयरन कहाँ पे मिलेगा। आयरन मतलब लोह अयस्क, तो आयरन ओर बोलते हैं इसे। तो आयरन ओर की जो माइंस हैं उनका नाम है, एक का गुआ और एक है नोवा मुंडी। यहां पे आयरन मिलता है। अच्छा, आयरन भी कई तरह का होता है, आपने देखा होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह। तो यहां पे जो आयरन मिलता है वो हेमेटाइट मिलता है, उसको हेमेटाइट बोलते हैं। गुआ और नोवा मुंडी, और ये दोनों खदानें कहां पे हैं लोह अयस्क की? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंहभूम में गुआ और नोवा मुंडी की जो माइंस हैं उनमें झारखंड में आपको हेमेटाइट का लोह अयस्क मिलेगा। ठीक है,
तीसरा सवाल आता है कि भारत में तांबा कॉपर कहाँ मिलता है। तो भारत में तांबा सिर्फ 3 जगह मिलता है। एक तो राजस्थान में खेतरी माइंस है, एक मध्य प्रदेश में बालाघाट माइंस है, और एक झारखंड में सिंहभूम। तो सिंहभूम एकमात्र जगह है झारखंड में जहां पे तांबे के भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर। फिर मैं आपको बताता हूं जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो कहां पे मिलेगा आपको। तो चांदी आपको जो है मेनली उदयपुर में मिलता है, जो जवर माइंस है उदयपुर में। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो वहां पे एक टुंडू लेड स्मेल्टर है, टुंडू लेड स्मेल्टर। तो वहां से लेड भी निकाला जाता है, जो लेड मिनरल होता है, और सिल्वर भी वहां से निकलता है। तो चांदी और लेड दोनों के लिए है टुंडू स्मेल्टर। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपसे यह पूछ सकते हैं झारखंड में बॉक्साइट के भंडार कहां हैं। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का और होता है। बॉक्साइट के भंडार हैं लोहार डागा, लोहार डागा में जो है बॉक्साइट के भंडार हैं। उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं माइका कहां मिलेगा आपको झारखंड में। माइका, माइका होता है ना, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कोडरमा, एक बेल्ट है पूरी, ठीक है, वो एक जगह नहीं है, एक बेल्ट है पूरी। ये बेल्ट जाती है कोडरमा से गया से हजारीबाग। तो कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, वहां पे आपको रिच डिपॉजिट मिलेंगे माइका के। और यूरेनियम तो खैर पता होगा, ये बहुत आसान है, ये तो खैर अब सब इंस्पेक्टर लेवल के पेपर में आता है। यूरेनियम आपको मिलेगा जादूगोड़ा की माइंस है, वहां मिलेगा। जादूगोड़ा की जो खदानें हैं, अच्छा जादूगोड़ा की माइंस कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती हैं? सिंहभूम में आती हैं, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। और यूरेनियम आपको हजारीबाग में भी मिलेगा, हजारीबाग में भी माइंस हैं यूरेनियम की। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है वो है जादूगोड़ा। इसके अलावा मार्बल, झारखंड में मार्बल कहां मिलेगा? तो ये याद रख लीजिए नाम, सेमरा सलाटुआ, सेमरा सलाटुआ, और ये कहां पे है? पलामू। सेमरा सलाटुआ और ये पलामू में है। और पलामू में एक चीज की और माइंस हैं बहुत ज्यादा, और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट लगभग 50% भारत का जो ग्रेफाइट है वो झारखंड से आता है और वो पलामू से आता है। समझ में आया? तो ये मैंने आपको सारे बता दिए, कवर कर दिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। और आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल पे। झारखंड की जो सरकार है उसने समर अभियान शुरू करा है, किस चीज को टैकल करने के लिए? समर अभियान। तो समर अभियान जो स्टार्ट किया गया अभी अभी, वो मेल न्यूट्रिशन यानी जो कुपोषण हो जाता है बच्चों में उसके लिए, और महिलाओं में जो अनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी, उसके लिए। अनीमिया मतलब होता है हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। तो हीमोग्लोबिन की कमी महिलाओं में खास तौर पे होती है क्योंकि जब मासिक धर्म होता है तो उसमें खून का रिसाव होता है, और उसमें जो आयरन होता है फिर वो कम हो जाता है क्योंकि उसमें से काफी ज्यादा खून जो है वो बह जाता है। तो मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण और अनीमिया के लिए करा है। और समर की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। समर की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन। तो फुल फॉर्म में ही है कि मेल न्यूट्रिशन और अनीमिया, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन। ठीक है। और एक सर्वे आया था 2017 का जिसमें पता चला कि झारखंड के अंदर बहुत ज्यादा कुपोषण है महिलाओं में, और बहुत ज्यादा जो है अनीमिया भी है बच्चों में भी और महिलाओं में भी। झारखंड की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि झारखंड में 75% नौकरियां जो हैं वो झारखंड के लोगों को ही मिलेंगी। ठीक है, कैबिनेट ने पास कर दिया है वहां की। तो आपको यह बताना है कि ये कितने रुपए तक की नौकरियां होंगी, कितने रुपए तक की नौकरियां। याद रखिए ये हैं 30,000 रुपए पर मंथ। तो ऐसी नौकरियां जिनमें मासिक वेतन 30,000 रुपए तक है, ऐसी 75% नौकरियां अब झारखंड के लोगों को ही मिलेंगी। अभी अभी भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बना जिसे फ्री वाईफाई मिला है? 6000वां। और आपको बता दूं 5500वां जो था वो भी झारखंड का था, उसका नाम था महुआ मिलन रेलवे स्टेशन, और 6000वां है हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। तो आंसर है हजारीबाग। और सबसे पहला था मुंबई सेंट्रल, जिसका नाम नाना शंकर सेठ टर्मिनस रख दिया गया था 2016 में। झारखंड का कौन सा शहर है जिसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को टॉप किया झारखंड में, यानी सबसे ज्यादा रहने लायक झारखंड का शहर कौन सा है? देखो पहले मैं आपको झारखंड के बताऊं, आपको मैं भारत के बता देता हूं। तो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उन्होंने करवाया था। यह बताता है कि भारत का कौन सा शहर कितना रहने लायक है। तो इसमें शहरों को दो भागों में बांटा गया, एक है बड़े शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, और एक है छोटे शहर जिनकी आबादी 1 मिलियन यानी 10 लाख से कम है। ठीक है,
तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो सबसे ज़्यादा अच्छा शहर है रहने लायक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में नंबर 1 वो है बेंगलोर। फिर पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नावी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई। तो आप देख सकते हैं शुरू के टॉप 10 में झारखंड का कोई भी शहर नहीं है रहने लायक बड़े शहरों में। अब छोटे शहरों की बात करते हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। भारत का सबसे अच्छा शहर है रहने लायक शिमला, हिमाचल की राजधानी, और दूसरे नंबर पे भुवनेश्वर, तीसरे पे सिलवासा। सिलवासा जो है ये दादरा नगर हवेली की राजधानी है। फिर काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है, वेल्लोर भी तमिलनाडु में है, गांधीनगर, गुरुग्राम हरियाणा में है, दावनगिरी कर्नाटक में है और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। तो ये 10 सबसे रहने लायक जो शहर हैं वो हैं छोटे शहर। तो इनमें बड़े शहरों में और छोटे शहरों में टॉप 10 में तो झारखंड का कोई शहर नहीं रहा, लेकिन वैसे मैं रैंक आपको बताऊं तो रांची 42वें नंबर पे और धनबाद 48वें नंबर पे रहा। ठीक है, रांची और धनबाद दोनों की आबादी जो है वो 10 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो ये बड़े शहरों में ही आएगा। तो झारखंड का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स टॉप किसने किया? रांची जो है आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रांची, और रांची का स्थान है 42, यानी पूरे भारत का बड़े शहरों में 42वें नंबर पे सबसे ज्यादा रहने लायक शहर रांची है। अब आते हैं एक और सूचकांक पे जिसको बोलते हैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो झारखंड में एक म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है? आपका नगर निगम कितना अच्छा काम कर रहा है, और यह भी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने करवाया था। तो इसमें झारखंड का कौन सा शहर नंबर 1 रहा झारखंड के अंदर? पहले हम टॉप 10 देखते हैं भारत में। तो ये हैं बड़े शहर और ये हैं छोटे शहर। तो छोटे शहरों में जो नंबर 1 है छोटे नगर निगमों में, नई दिल्ली, फिर तिरुपति आप जानते हैं, तिरुपति जो बालाजी हैं आंध्र प्रदेश में, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, गांधीनगर, करनाल हरियाणा में है, सलेम, तिरुप्पुर तमिलनाडु में है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, उदयपुर, झांसी और तिरुनेलवेली। तो ये छोटे शहरों में सबसे अच्छे 10 नगर निगम हैं। और बड़े नगर निगमों की बात करें, म्युनिसिपैलिटी की बात करें, तो इंदौर का सबसे अच्छा है, सूरत, भोपाल, पिंपरी छिंचवाड़ महाराष्ट्र में है, पुणे, अहमदाबाद, रायपुर, ग्रेटर मुंबई, विशाखापट्टनम और वडोदरा। तो इनमें भी आप देख सकते हैं टॉप 10 जो भारत के नगर निगम हैं, चाहे बड़े शहर में चाहे छोटे, उनमें भी झारखंड का कोई भी शहर नहीं है। लेकिन धनबाद 35वें नंबर पे है और रांची 39वें नंबर पे है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में धनबाद जो है वो झारखंड में नंबर 1 है। अब बात करते हैं बेस्ट पुलिस स्टेशन। झारखंड का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा डिक्लेयर किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा? पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो पूरे झारखंड का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? यह है डंडई पुलिस स्टेशन जो गढ़वा में आता है। डंडई पुलिस स्टेशन गढ़वा में, यह झारखंड का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। और भारत के टॉप 10 में झारखंड का कोई नहीं है। ठीक है ना, झारखंड का टॉप 10, ये भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशन है। इसमें आपको बस नंबर 1 याद रखना है। नंबर 1 है नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन जो थोबाल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में आता है, ये नंबर 1 है। और टॉप 10 में आप देख सकते हैं झारखंड का एक भी नहीं है। लेकिन झारखंड का जो बेस्ट है वो है डंडई पुलिस स्टेशन जो गढ़वा में आता है। झारखंड में चिक ब्रीडिंग सेंटर कहां पे लगाए जाएंगे? राइट, चिक ब्रीडिंग सेंटर क्या होता है? ये हिंदी में इसे बोलते हैं चूजा प्रजनन केंद्र। जो मुर्गी का बच्चा होता है उसे चूजा बोलते हैं, अंग्रेजी में चिक। तो चूजा प्रजनन केंद्र जो है, चिक ब्रीडिंग सेंटर, ये झारखंड में कहां लगाए जाएंगे? खुंटी, हजारीबाग, रांची या बोथ ए एंड बी, यानी कि खुंटी और हजारीबाग दोनों। तो आंसर है इसका खुंटी और हजारीबाग दोनों, यानी बोथ ए एंड बी। खुंटी में लगेगा, और खुंटी जो है ये अर्जुन मुंडा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। और हजारीबाग में एक जगह है जिसे बोलते हैं गोरिया कर्मा, वहां पे लगेगा चूजा प्रजनन केंद्र यानी चिक ब्रीडिंग सेंटर। 2 जगह लगेगा, खुंटी में और गोरिया कर्मा में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 कोविड सर्किट कॉरिडोर इनॉग्रेट करे हैं। 2 कोविड सर्किट कॉरिडोर, जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ये जो 2 कॉरिडोर हैं ये कहां पे बने हैं, इनके नाम क्या हैं? तो याद रखिए 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसको टैकल करने के लिए एक कॉरिडोर है रांची जिले का कॉरिडोर, तो एक है रांची और दूसरा है ईस्ट सिंहभूम। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, रांची और ईस्ट सिंहभूम, ये 2 कॉरिडोर बने हैं। तो रांची वाला जो कॉरिडोर है उसमें कौन कौन सी जगह होंगी? उनमें है रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहारडागा, खुंटी, रामगढ़ और लतेहार डिस्ट्रिक्ट।
और जो ईस्ट सिंहभूम वाला है उसमें जमशेदपुर है, सरायकेला खरसावां है, चाईबासा डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब हैं। तो 2 सर्किट बनाए गए हैं, 2 कोविड सर्किट कॉरिडोर बनाए गए हैं, एक रांची और एक ईस्ट सिंहभूम। इनमें से कौन सा संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो झारखंड में जो अंडरग्राउंड माइंस हैं वहां पे सिल्क कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए अर्जुन और असान के पेड़ लगाएगा। एक अर्जुन पेड़ होता है और एक असान पेड़ होता है। तो अर्जुन और असान के पेड़ लगाए जाएंगे झारखंड में कोयले की खदानों में। ये कौन करेगा? खादी और ग्राम उद्योग आयोग, बीसीसीएल, जूट बोर्ड ऑफ इंडिया या हमारा कपड़ा मंत्रालय? तो याद रखिए इसे करेगा बीसीसीएल। बीसीसीएल किसे बोलते हैं? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, एक कंपनी है भारत कोकिंग, COKING, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। तो इसकी अभिभावक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जो आप जानते हैं महारत्न कंपनी है, और इस कंपनी के चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल। आज की तारीख में भारत में 10 महारत्न कंपनी है, उनमें से एक है कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से एक है BCCL, और ये क्या करेगी? जो अंडरग्राउंड माइंस हैं झारखंड में वहां पे सिल्क कल्टीवेशन को प्रमोट करेगी। अब सवाल यह है कि ये पेड़ लगाने से सिल्क कल्टीवेशन कैसे होगा? देखिए जो रेशमी कीड़े होते हैं, रेशमी कीड़े, इनको पालना जो होता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर। तो रेशमी कीड़े जो पलते हैं अर्जुन के पेड़ पे और असान के पेड़ पे बहुत अच्छे पलते हैं। ये जो कीड़े हैं अर्जुन और असान के पेड़ों पे रहते हैं, वहां पे इनकी काफी अच्छा जो है टसार सिल्क मिलता है, काफी अच्छा। टसार सिल्क सुना है आपने? एक तरह का रेशम होता है टसार सिल्क। तो जब ये कीड़े बड़े होते हैं तो इनसे सिल्क मिलता है। तो 33,000 लगभग पौधे लगाए जाएंगे, और ये जब पेड़ बनेंगे तो इन पे फिर रेशमी कीड़ों को पालना आसान हो जाएगा। तो ये सोच है बीसीसीएल की ऐसा करने के पीछे। समझ में आया? और ये जो अंडरग्राउंड माइन है कहां पे है जहां पे ये पेड़ लगेंगे? तो अभी के लिए ये धनबाद में लगेंगे, अभी के लिए धनबाद में लगेंगे, राइट। और अर्जुन और असान के जो पेड़ हैं वो झारखंड में बहुत ज्यादा मिलते हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, खासतौर पे वेस्ट सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में और खुंटी में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कौन सा मोबाइल ऐप है जो झारखंड की सरकार ने लॉन्च करा है, जिससे जो गरीब ट्राइबल लोग हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं दवाई पाने के लिए, वैक्सीन के लिए? अभी 2 वैक्सीन इंडिया में लग रही हैं, आप जानते होंगे। एक तो कोविशील्ड है और दूसरी है कोवैक्सिन। कोविशील्ड को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, और कोवैक्सिन को बनाया है भारत बायोटेक ने, और भारत बायोटेक जो है वो हैदराबाद में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अदार पूनावाला, मिस्टर अदार पूनावाला। और भारत बायोटेक कंपनी के चेयरमैन भी एग्जाम में जरूर आएंगे, और इनका नाम है डॉक्टर कृष्णा एला, डॉक्टर कृष्णा एला। इसके अलावा जो रूस की दवाई है वो भी भारत में अब लगाई जा रही है, जिसका नाम है स्पटनिक वी, स्पटनिक वी भी लगाई जा रही है इंडिया में। तो ये तीसरी दवाई है जो अप्रूव की गई थी। तो कौन सा मोबाइल ऐप है जो झारखंड की सरकार ने लॉन्च करा है? इसका नाम है झारविन, झारविन। सरकार का यह कहना है कि कोविन जो है ये ट्राइबल लोग वगैरह उतना डिजिटल समझते नहीं, तो कोविन ऐप पे वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते। तो झारविन पे कैसे करेंगे? देखिए झारविन पे बड़ा आसान है, उनको बस कॉल करना है कॉल सेंटर पे, सरकारी कॉल सेंटर है उन पे कॉल करना है, और वहां पे फिर वो लोग जो डिजिटली उतने साक्षर नहीं हैं वो भी दवाई केंद्रों पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, वो सिंपल जिस भी दिन दवाई के केंद्र खुले हैं वहां पे जा सकते हैं बिना रजिस्टर करे, और वहां जाके वो फिर इस झारविन ऐप के थ्रू पंजीकरण करा के वहीं की वहीं दवाई ले सकते हैं। तो ट्राइबल लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया है झारखंड की सरकार ने अपने आप को रजिस्टर कराना। तो इसका नाम है झारविन। संगीता सोरेन ये खबरों में रही अभी अभी, ये कौन से खेल खेलती हैं, कौन सा खेल से संबंध है, इनका जो खेल है वो क्या है? याद रखिए संगीता सोरेन जो हैं ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और ये खबरों में क्यों रही इतनी? क्योंकि ये एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी रही हैं, ठीक है ना, नेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं। इनफैक्ट अंडर 18 में तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है। लेकिन अभी क्या हुआ, इनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई, तो इनको जो ईंट की भट्टी है उसमें काम करना पड़ा, और ये बात मीडिया में आ गई। इनका जो गांव है वो है बनसमुरी, इनके गांव का नाम है बनसमुरी, और ये बागमारा में आता है, धनबाद में, बागमारा ब्लॉक धनबाद में। तो ये ईंट की भट्टी में काम कर रही थी,
फिर मीडिया ने इनको हाईलाइट करा, काफ़ी ज़्यादा एक शोर मचा कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी इतना मजबूर हो गया कि वो ईंट की भट्टी में काम कर रहा है, जिसे बोलते हैं ब्रिक क्लिन वर्कर बन गई थी ये। तो फिर सरकार ने इनकी मदद करी और फिर इनको जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भी इनकी मदद करी और फाइनली फिर ये अब और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलेंगी। तो ये खबरों में काफ़ी रही थी संगीता सोरेन, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं और धनबाद से हैं। जयपाल सिंह मुंडा ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड ब्लू का पुरस्कार मिला था। ऑक्सफोर्ड ब्लू ये इन्हें 1925 में मिला था। तो इनका संबंध कौन से खेल से था? जयपाल सिंह मुंडा, याद रखिए, ये बहुत ही महान हॉकी खिलाड़ी थे, बहुत ही महान हॉकी खिलाड़ी थे और इनकी 118वीं जयंती मनाई गई थी अभी अभी। तो उस पर अब तो ये नहीं है, ऑब्वियसली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हेमंत सोरेन है वो इनके घर गए थे। और जयपाल सिंह मुंडा ये मुंडा ट्राइबल फैमिली से हैं। इनका जन्म खुंटी सब डिवीजन में हुआ था। खुंटी वैसे अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है, लेकिन पहले खुंटी रांची में ही था। तो खुंटी सब डिवीजन जो उस वक्त रांची में आता था, एक सब डिवीजन था रांची का, अब तो खैर अलग डिस्ट्रिक्ट है खुंटी। तो वहां पे इनका जन्म हुआ था और इन्हें प्रमोद पहा भी कहा जाता था। जयपाल सिंह मुंडा को प्रमोद पहा भी कहा जाता था। ये हॉकी के महान खिलाड़ी थे और खुद मुख्यमंत्री अभी इनके घर गए थे, इनको फूलों की जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करी थी। झारखंड की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिससे कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे घर बैठे ही पढ़ सकें, उनको क्लासरूम लाइक एजुकेशन एक्सपीरियंस मिले उनके घर पे ही। बहुत सारे स्कूल बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, इसके लिए झारखंड की सरकार ने 2 मोबाइल ऐप लॉन्च करे। एक का नाम है लर्निटिक और एक का नाम है डिजी स्कूल। तो आंसर क्या होगा? देखिए, डिजी स्कूल जो ऐप है, ये स्कूल नाम से पता चल रहा है तो छोटे बच्चों के लिए है। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए है डिजी स्कूल। लेकिन यहां पे कक्षा 1 से 8 नहीं पूछा, यहां से कक्षा 9 से कक्षा 12 पूछा है। तो कक्षा 9 से कक्षा 12 वालों के लिए जो ऐप है वो है लर्निटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा लर्निटिक। लर्निटिक। और 75 लाख बच्चे हैं जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन इन मोबाइल ऐप की मदद से मिल रही है। झारखंड ग्रामीण मेला, इसका आयोजन किया गया 2021। झारखंड ग्रामीण मेला ये इसलिए लॉन्च किया गया था जिससे झारखंड के जो बुनकर हैं, जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और जो दूसरे छोटे उद्यमी हैं, वो अपने जो उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी कर सकें इस मेले में। झारखंड ग्रामीण मेला, इसका आयोजन किसने किया? तो याद रखिए, ये मेला 4 दिन तक चला था और ये 20 मार्च तक चला था, मतलब 16 से 20 मार्च तक आयोजित किया गया था। 16 से 20 मार्च 2021 और इसका आयोजन किया था नाबार्ड ने। तो आंसर है नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है अभी? मिस्टर चिंतला गोविंदा रुजुलू। मिस्टर चिंतला गोविंदा रुजुलू। झारखंड में कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा संस्थान है जहां पे एक केंद्र बना है जिसका नाम है बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज? ठीक है, जनजातीय मामलों की पढ़ाई करने के लिए, जनजातीय शोध करने के लिए और जनजातीय ट्राइबल स्टडीज करने के लिए बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर इसका नाम रखा गया है। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? IIM रांची, XLRI जमशेदपुर, BIT मैसरा या IIT धनबाद? तो याद रखिए, इसका आंसर है IIM रांची, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची। यहां पे बना है बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर। झारखंड का कौन सा शहर है जो झारखंड का पहला सोलर सिटी बनेगा? सोलर सिटी बनेगा झारखंड का पहला, ये बजट में घोषणा की गई थी 2021 के बजट में। और इसमें उनका यह कहना है, सोलर सिटी बनाने का मतलब यह होगा कि इस शहर को हम पूरी तरह से सोलर बना दें, पूरी तरह से सोलर बना दें और यहां पे हर चीज, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो घरेलू इस्तेमाल हो, सब कुछ सूर्य ऊर्जा से हो। तो झारखंड की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? यहां पे घरेलू से लेकर कृषि कार्य तक सब में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। यह है गिरिडीह। तो गिरिडीह जो है ये झारखंड का पहला सोलर सिटी बनेगा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी योजना झारखंड की सरकार ने शुरू करी है जिसमें जो शहरी इलाके हैं यानी अर्बन एरिया, उनमें पौधे लगाए जाएंगे? यह भी बजट में अनाउंस किया गया था। इस योजना का नाम क्या है? तो याद रखिए, झारखंड राज्य में जो शहरी इलाके हैं उन्हें हरा भरा करने के लिए यह योजना है और इसका नाम है शहरी वानिकी योजना। शहरी वानिकी योजना। शहरी वानिकी योजना जो है, इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पूरे झारखंड के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो भी भूमि उपलब्ध है या सड़क के किनारे पौधारोपण किया जाएगा, पेड़ लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में जो पार्क बने हुए हैं उनका रखरखाव भी किया जाएगा और
क्योंकि पार्क आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं आजकल। जो आम जन होते हैं, कॉमन पीपल हैं, आम नागरिक, उनको प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध वहां पे करवाए जाएंगे। और झारखंड की वो नदियां जिनके किनारे अभी पौधारोपण नहीं किया गया है, उन सभी नदियों के किनारे पौधारोपण किया जाएगा। तो ये योजना है शहरी वानिकी योजना, अभी शुरू की गई है मार्च 2021 में। झारखंड में एक मिल्क पाउडर प्लांट बनेगा जिससे किसानों की, डेयरी किसानों की मदद की जा सके। कहां पे बनेगा? बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। देखिए, कोविड के समय में क्या हुआ? कोविड के समय में यह हुआ कि वो किसान जो जानवर पालते हैं, जो मवेशी पालते हैं, जो दूध का व्यवसाय करते हैं, इनको हम डेयरी किसान कह सकते हैं। तो जो डेयरी किसान हैं, जब इन्होंने अपने पशुओं का दूध निकाला तो वो दूध जो है बिका नहीं बाजार में, क्योंकि कौन खरीदेगा? लॉकडाउन है। झारखंड की जो मेधा डेयरी है, झारखंड की जो डेयरी है जिसका नाम है मेधा डेयरी, और बिहार की जो डेयरी है जिसका नाम है सुधा डेयरी, झारखंड की मेधा डेयरी और बिहार की सुधा डेयरी, इन्होंने दूध की मांग कम होने के बाद किसानों से दूध का उठाव करना बंद कर दिया कि किसानों से दूध जो है हम नहीं उठाएंगे, नहीं लेंगे। तो किसानों के पास क्या हुआ? दूध को लंबे समय तक सहेज के रखने का कोई विकल्प नहीं था। किसान कहां रखेंगे? किसानों के पास फ्रिज भी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी नहीं है, उतना दूध कहां रखेंगे? और ये दूध सड़ गया, बेकार हो गया, राइट। तो इससे अच्छा ये है, अगर दूध की मांग कम हो जाए और दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाए तो एक काम किया जा सकता है, उस दूध को आप पाउडर में कन्वर्ट कर दो। पाउडर बहुत लंबे समय तक जो है वो रखा जा सकता है। तो यही होगा इसमें मिल्क पाउडर प्लांट में। इसमें दूध को पाउडर में बदल दिया जाएगा और इस पाउडर का इस्तेमाल बाद में कई जगह से हो सकता है, कई तरह से किया जा सकता है। तो यह बनेगा रांची में। रांची में मिल्क पाउडर प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। झारखंड राज्य में एक नए किचन, नई रसोइयां शुरू होगी जिनको नाम दिया जाएगा गुरुजी किचन। तो गुरुजी किचन जो है झारखंड में शुरू की जाएंगी, पूरे झारखंड में। तो इसमें गरीब लोगों को कितने रुपए में भोजन मिलेगा, कितने रुपए में खाना मिलेगा। और इसका नाम गुरुजी किचन क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके जो पिता हैं जिनका नाम है शिबू सोरेन, इनको प्यार से जो लोग हैं वो दिशोम गुरु बुलाते हैं। दिशोम गुरु, या कुछ लोग गुरुजी भी कहते हैं, इसीलिए इनका नाम गुरुजी किचन रखा जाएगा। ये जो रसोइयां होंगी इनमें सिर्फ 5 रुपए में जो है भोजन मिलेगा गरीब लोगों को। तो आंसर है ₹5। इससे पहले झारखंड में दाल भात योजना भी चल रही है जिसमें बहुत ही सस्ता भोजन गरीबों को दिया जाता है। तो ये दाल भात जो योजना है उसकी जो किचन है उनके अलावा होगी गुरुजी किचन। झारखंड के कौन से शहर में एक मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लगेगा? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल नई घोषणा है बजट में, मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो याद रखिए ये दुमका में होगा। दुमका जो जिला है वहां पे 2 जगह है, 2 प्रखंड क्षेत्र हैं। एक का नाम है मसलिया, मैं हिंदी में लिख रहा हूं ये मसलिया, और दूसरे का नाम है रानीश्वर। तो दुमका डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह हैं, एक का नाम है मसलिया और दूसरे का नाम है रानीश्वर। यहां पे ये सिंचाई सुविधा दी जाएगी इन्हें, और इस योजना का नाम होगा दुमका मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसमें बेसिकली करेंगे क्या वो? इसमें एक नदी बहती है वहां पे जिसका नाम है सिद्धेश्वरी नूनबिल। नदी का नाम भी आपको बिल्कुल याद रखना है, सिद्धेश्वरी नूनबिल। तो सिद्धेश्वरी नूनबिल नदी जो है, इसमें चारों तरफ से बराज बना के इसका पानी इकट्ठा कर लिया जाएगा, जल भंडारण कर लिया जाएगा, और इसके बाद इस जल को पाइपलाइन के जरिए पंपिंग सिस्टम से खेतों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। इस परियोजना के बनने से मसलिया के लगभग 20,000 हेक्टेयर जमीन और रानीश्वर के लगभग 5,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जा सकेगा। 1100 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें होगा। बहुत बड़ी परियोजना है दुमका में। झारखंड में कौन सी ऐसी जगह है जिसे पर्यटन जोन के तौर पे विकसित किया जाएगा? यहां पे पर्यटन का विकास किया जाएगा। लुगुबुरु, राजरप्पा, जामतारा या बोथ ए एंड बी? तो याद रखिए इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, लुगुबुरु और राजरप्पा। ये लुगुबुरु क्या है? लुगुबुरु जो है, इसे लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरमगाड़ संताली आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। तो जो संताली आदिवासी हैं जो भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में रहते हैं मोस्टली, तो संथाल जो आदिवासी हैं, जनजातीय लोग हैं, उनका ये धार्मिक स्थल है। ये बोकारो में है लुगुबुरु, बोकारो जिले के ललपनिया नाम की जगह में है। ठीक है, लुगुबुरु। और यहाँ पे बेसिकली जो संथाल हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन आते हैं, उनका यहाँ जुटान होता है, सब मिलते हैं यहाँ पे, और अपने जो इनके गुरु हैं जिनका नाम है आराध्य देव, जो है इनके इष्ट देव या आराध्य देव लुगुबुरु, गुरु का नाम था लुगुबुरु, तो उनकी पूजा करते हैं संथाली लोग।
ठीक है, तो एक है लुगुबुरु जो बोकारो में ललपनिया नाम की जगह पे है, और दूसरा है राजरप्पा। राजरप्पा आप जानते होंगे, यहाँ पे एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, और ये एक धार्मिक स्थल भी है। कहाँ पे है ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है राजरप्पा। तो लुगुबुरु और राजरप्पा दोनों का विकास किया जाएगा, दोनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ये घोषणा भी बजट में की गई। झारखंड में किस जगह पर डेयरी प्लांट सेटअप किए जाएंगे? डेयरी प्लांट जो हैं, यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग वगैरह की जाएगी। तो डेयरी प्लांट की स्थापना कृषि और पशुपालन मंत्रालय करेगा झारखंड का, और ये 2 जगह पे बनेंगे, एक तो है जमशेदपुर और एक है गिरिडीह। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। और रांची में क्या बनेगा? रांची में मिल्क पाउडर प्लांट बनेगा। दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए आपको। मिल्क पाउडर प्लांट रांची में बनेगा, लेकिन डेयरी प्लांट 2 जगह बनेंगे, जमशेदपुर और गिरिडीह। झारखंड एग्रोटेक किसान मेला ये कौन से यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था? कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने एग्रोटेक किसान मेले का जो मेजबानी है वो की थी? तो ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय? ये रांची में है, रांची में है बिरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे रखा हुआ है। कई बार ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि जो बिरसा मुंडा जी हैं इनका जन्मदिन कब होता है? तो 15 नवंबर को होता है, और इसीलिए झारखंड राज्य अपना जो स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर को मनाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये 3 राज्य सन 2000 में बने थे, और तीनों राज्यों का स्थापना दिवस अलग अलग है। उत्तराखंड का 8 नवंबर, झारखंड का 15 नवंबर और छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर। तो एक हफ्ते बाद है। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर, फिर 7 दिन बाद उत्तराखंड 8 नवंबर, फिर 7 दिन बाद झारखंड। तो ये 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन होता है, इसीलिए झारखंड अपना 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है। तो आंसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। दूसरा सवाल जो बिरसा मुंडा से रिलेटेड आता है, इनके गांव का नाम पूछते हैं। तो इनका जो गांव है उसका नाम है उलीहट्टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उलीहट्टू गांव जो है ये भगवान बिरसा मुंडा का गांव है। झारखंड की वो कौन सी गरीब लड़की है जिसने बहुत मेहनत करी और उसे छात्रवृत्ति मिल गई, पूरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है? भारत की बहुत बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां जैसे प्रियंका चोपड़ा और दूसरे जो बड़े अभिनेत्री हैं उन्होंने प्रशंसा की है इनकी। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सीमा कुमारी। सीमा कुमारी जो हैं ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि दूसरे जो यूनिवर्सिटी हैं जैसे मिडलबरी कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज और विदेशी जो भी बेस्ट कॉलेज हैं सब में सिलेक्ट हुई हैं। मैं आपको इनकी फ़ोटो दिखाता हूँ। ये हैं सीमा कुमारी, और अब ये हार्वर्ड पढ़ने जाएंगी। इनके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और अशिक्षित भी हैं, ठीक है ना, साक्षर नहीं हैं। और ये कहाँ की हैं? ये और मांझी की हैं। तो ये हैं और मांझी, और मांझी आप जानते हैं रांची में है। तो आंसर है सीमा कुमारी। और चांद कुमारी कौन है? ये भी न्यूज़ में थी। चांद कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब हुआ था, 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो उस दिन एक दिन के लिए रेलवे स्टेशन मैनेजर बनाया गया था। तो ये इसलिए न्यूज़ में थी चांद कुमारी। एक दिन के लिए सिर्फ स्टेशन मैनेजर बनी थी ये। सांकेतिक रूप से बनाते हैं कई बार, एक प्रोत्साहन देने के लिए। तो 8 मार्च के दिन। तो चांद कुमारी और सीमा कुमारी में बिल्कुल कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अभी अभी पहली महिला कौन बनी जो ICAI, ठीक है, ICAI की जो रांची चैप्टर है, CA होता है ना चार्टेड अकाउंटेंट, तो ICAI का जो रांची चैप्टर है उसकी अध्यक्षता इन्होंने करी और काफ़ी इन्होंने हिम्मत दिखाई। तो ये हैं रांची की मनीषा बियानी। इसका आंसर है मनीषा बियानी। तो ये नाम आप मनीषा कर लो यहाँ पे। मनीषा बियानी है वो महिला जो रांची चैप्टर की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला चार्टेड अकाउंटेंट है। और साइंस का बैकग्राउंड था इनका। साइंस का बैकग्राउंड होने के बावजूद CA की परीक्षा इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करी। इतना ही नहीं, जो नक्सली इलाके हैं वहां पर जाके इन्होंने ऑडिट करी। तो काफ़ी चर्चा में रही थी मनीषा बियानी। यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ये है मनीषा बियानी, रांची की हैं। अभी अभी जो भगवान बिरसा प्राणी उद्यान है रांची में, भगवान बिरसा चिड़ियाघर या बायोलॉजिकल पार्क, वहां पे गुजरात से एक हिप्पोपोटेमस, एक महिला यानी मादा हिप्पोपोटेमस जिसे बोलते हैं ना,
मादा गैंडा, हिप्पोपोटामस मतलब गैंडा, हिप्पोपोटामस मतलब गैंडा जी नहीं, हिप्पोपोटामस मतलब होता है दरियाई घोड़ा, गैंडा होता है राइनोसेरो, राइनो, राइनो को बोलते हैं गैंडा, ठीक है, वो एक अलग है, मैं हिप्पोपोटामस की बात कर रहा हूं। तो हिप्पोपोटामस को दरियाई घोड़ा कहते हैं और ये गुजरात से लाया गया है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क रांची में। इसका नाम क्या है, और मादा है ये, तो इसका नाम है नैना, नैना। दो उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे कृषि प्रौद्योगिकी में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। तो ये आपको बताना है कि ये झारखंड में कहां पे सेटअप किए जाएंगे। झारखंड में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हजारीबाग में सेटअप किए जाएंगे। तो आंसर है हजारीबाग, वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड के कौन से एक्टर हैं, कौन से एक्टर हैं झारखंड के जिन्होंने अभी अभी द वाइट टाइगर फिल्म में काम किया, बलराम हलवाई का रोल प्ले किया था। इसके लिए इन्हें नामांकन मिला, नॉमिनेशन मिला बाफ्टा अवार्ड्स में। बाफ्टा बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड होते हैं जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा। तो वहां पे लीडिंग एक्टर, बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला इन्हें। तो ये झारखंड से हैं, इनका नाम क्या है। इनका जन्म जो है जमशेदपुर में हुआ था। इनका नाम है आदर्श गौरव, आदर्श गौरव। और ये जो किताब है द वाइट टाइगर, ये किसने लिखी है, वाइट टाइगर को लिखा अरविंद अडिगा ने, अरविंद अडिगा, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई थी द वाइट टाइगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है द वाइट टाइगर, और इस पे फिल्म भी बनी। कौन से शहर का नगर निगम है, कौन से शहर का नगर निगम है जिसने नो कार सैटरडेज को लॉन्च किया। नो कार सैटरडे को एक मिशन लॉन्च किया जिससे प्रदूषण ना हो, यानी कि शनिवार के दिन गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है, नो कार सैटरडे। तो यह किया रांची नगर निगम ने। सो आंसर है रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन से एक्टर हैं, राइटर, एक्टर नहीं राइटर, कौन से राइटर हैं संताली भाषा में लिखते हैं और संताली भाषा के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया 2020 में, ठीक है। इन्होंने जो है अपनी एक कविताओं का संग्रह लिखा है जिसका नाम है गुर डाक कसा डाक, गुर डाक कसा डाक। ये इनकी संताली भाषाओं में कविताओं का संग्रह है, इसीलिए इन्हें 2020 के लिए जो है संताली भाषा में लिखने के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 के लिए दिया जाता है कि 24 के लिए दिया जाता है, 24 के लिए दिया जाता है। अब आप कहेंगे संविधान की 8वीं सूची में तो 22 भाषाएं हैं, बिल्कुल। तो 22 के अलावा एक राजस्थानी भी है और एक इंग्लिश भी है। ये हमारे संविधान की 8वीं सूची में नहीं है, ठीक है। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राजस्थानी और इंग्लिश नहीं है। तो इस तरह के जो घुमावदार प्रश्न मैं बीच बीच में पूछ रहा हूं, जानबूझ के पूछ रहा हूं जिससे आपको चीजें याद हो जाएं, डेप्थ में पढ़िए। तो संताली भाषा के लिए जो मिला है ये मिला है रूपचंद हंसदा को, रूपचंद हंसदा। और ये वैसे तो बंगाल से हैं ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली बंगाल से हैं ये। और संताली भाषा जो है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है, अच्छा सवाल है ये भी। इसका नाम है ओल चिकी, ओल चिकी, ओल चिकी लिपि होती है जिसमें संताली भाषा लिखी जाती है। और ये ओल चिकी जो इसकी लिपि है ये किसने इजाद करी थी, किसने डिस्कवर करी थी, तो ये करी थी रघुनाथ मुर्मू ने, प्रोफेसर रघुनाथ मुर्मू ने इसकी जो लिपि है ओल चिकी उसका आविष्कार करा था। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं, सन 2018 की बात है, राज्यसभा में, या शायद 2019 की भी हो सकती है, शायद 2019 की बात है, राज्यसभा में पहली बार संथाली भाषा बोली गई और इसको बोला बीजू जनता दल पार्टी की नेता सरोजनी हेम्ब्रम ने। तो ये भी पूछते हैं कि भारत का जो ऊपरी सदन है राज्यसभा, उसमें संथाली भाषा पहली बार किसके द्वारा बोली गई, तो वो बीजू जनता दल पार्टी जो है उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी है, उसकी राज्यसभा सांसद सरोजनी हेम्ब्रम के द्वारा बोली गई थी। झारखंड के किस शहर में बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और बिरसा मुंडा संग्रहालय बनेंगे, दोनों, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और बिरसा मुंडा म्यूजियम। तो याद रखिए दोनों के दोनों बनेंगे रांची में। तो आंसर है रांची। रांची में बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और बिरसा मुंडा म्यूजियम। एक बिरसा मुंडा जेल भी है, बिरसा मुंडा जेल भी है रांची में, जहां पे आखिरी सांस भगवान बिरसा मुंडा ने ली थी। तो वहां भी उसको, जहां वो रुके थे, उसको भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। बिरसा फन सिटी वाटर पार्क झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। बिरसा फन सिटी वाटर पार्क ये कहां पे बनेगा, बहुत बड़े पैमाने पे बना है, फाइबर ग्लास से बना है और
आपने देखा होगा पानी में जो जल क्रीड़ा होती हैं, अलग अलग तरह के खेल होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं, जैसे स्लाइड पे उतरना, कूदना, बच्चों के लिए रेन डांस वगैरह, स्विमिंग पूल, सब कुछ होगा यहाँ पे। तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है गालूडीह में। गालूडीह कहाँ पे है? ये जमशेदपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। गालूडीह जो ये जगह है वहाँ पे बन रहा है। और गालूडीह जो है ये ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर पूछें गालूडीह कहाँ है, हो सकता है गालूडीह ना दिया हो तो फिर डिस्ट्रिक्ट दिया हो, ये भी हो सकता है। तो बिरसा फन सिटी वाटर पार्क झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क बना है और ये गालूडीह में बना है। गालूडीह में डैम भी है एक, जिसके लिए फेमस है, गालूडीह डैम बोलते हैं उसे। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से डैम हैं जो एग्जाम में आते हैं। वैसे तो झारखंड में बहुत सारे डैम हैं, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो बस 5 आते हैं। तो एक तो तिलैया बांध आता है बहुत ज़्यादा, तिलैया बांध और मैथौन जो धनबाद के पास है, ये दोनों तिलैया और मैथौन जो बांध हैं ये बराकार नदी पे हैं, बराकार नदी पे हैं। फिर एक पंचेत डैम आता है, पंचेत बांध जो है ये दामोदर नदी पे है। और एक कोनार डैम है, वो कोनार नदी पे है। पंचेत, ठीक है, पंचेत डैम दामोदर नदी पे है, दामोदर जिसको हम बंगाल का अतिशोक बोलते हैं। और बराकार जो नदी है ये किस में जाके मिलती है? बराकार नदी दामोदर में जाके ही मिलती है। समझ में आया? तो बराकार नदी पे 2 हैं, तिलैया बांध और मैथौन बांध। और बांध की अगर बात करूं तो एक और याद रखिए, मसानजोर बांध। मसानजोर बांध का ये पूछते हैं कौन सी नदी पे है, तो मसानजोर बांध जो है ये मयूराक्षी नदी पे है, मयूराक्षी नदी पे ये है, दुमका के पास है ये बांध। मसानजोर जो जगह है वो दुमका के पास है झारखंड में। और पंचेत मैंने आपको बता दिया, पंचेत जो बांध है वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है और वो दामोदर नदी पे है। मैथौन डैम जो है वो भी धनबाद में है, धनबाद से मतलब 30-40 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, बराकार नदी पे। और तिलैया बांध जो है वो तिलैया में है, जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बस यही पूछते हैं डैम से रिलेटेड। अभी अभी झारखंड के किस शहर में ताना भगत गेस्ट हाउस इनॉग्रेट किए गए हैं? आपने ताना भगत मूवमेंट के बारे में सुना होगा। ये अहिंसावादी लोग थे, गांधी जी के भक्त थे, और अंग्रेजों ने जब ज़्यादा टैक्स वसूलना चाहा तो इन्होंने बगावत करी, और स्वतंत्रता सेनानी थे एक तरह से, क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने रोल प्ले करा था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ताना भगत जो गेस्ट हाउस है ये रांची में बना है। अगर पूछ लें डीप और कि रांची में कहाँ बना है, तो रांची में बनहोरा, रांची में बनहोरा में बना है ताना भगत गेस्ट हाउस। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये अनाउंस किया गया था बजट 2021 में हमारी वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो इसकी लेंथ झारखंड में कितनी होगी? देखो पहले समझो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। फ्रेट मतलब होता है मालगाड़ी, फ्रेट मतलब सामान की आवाजाही जो मालगाड़ी लेके चलती है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब ये ऐसी रेल की पटरियां बनाई जाएंगी स्पेशल, जिन पे सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी, इन पे पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। उसका कारण ये है कि जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और जो मालगाड़ी होती है उसकी स्पीड कम होती है। तो अगर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी एक ही पटरियों का इस्तेमाल करती हैं, तो जब मालगाड़ी चलती है तो उसे रुकना पड़ता है पैसेंजर ट्रेन को रास्ता देने के लिए, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के अपने फिक्स टाइमिंग होते हैं, उसे पहुंचना होता है एक टाइम पे। मालगाड़ी जो है इस वजह से लेट हो जाती हैं, और लेट हो जाती हैं तो फिर जो सामान को ढोने का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। जहां वो पहुंचनी चाहिए थी 2 दिन में, पहुंचेगी 3 दिन में, तो ऑब्वियसली जो रेट है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो क्योंकि उतने टाइम में आप ज़्यादा माल जो है उसका ढुलाई कर सकते थे, लेकिन कम कर रहे हो तो फिर सामान महंगा होगा ही। तो इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे मालगाड़ियों के लिए अलग से रास्ते बने, तो उन्हें रुकना नहीं पड़ेगा पैसेंजर ट्रेन को रास्ता देने के लिए। अब इनमें कई सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और कई तरह के हैं। तो ईस्टर्न वाला जो है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये पंजाब में लुधियाना से लेकर और डंकुनी तक जाएगा। और डंकुनी जो है ये कोलकाता के पास एक जगह है पश्चिम बंगाल में। तो डंकुनी वेस्ट बंगाल में है और लुधियाना जो है ये पंजाब में है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पंजाब में 88 किलोमीटर होगा ये, हरियाणा में 72, यूपी में, बिहार में, झारखंड। तो झारखंड में कितना होगा? टोटल है 1856 किलोमीटर लंबा, झारखंड में होगा 196 किलोमीटर। तो इसका आंसर है 196 किलोमीटर। झारखंड से भी पास होगा ये, राइट, झारखंड से भी पास होगा, और ये 196 किलोमीटर लंबा होगा। झारखंड की सरकार ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो सबसे पहले समझो, नाम से पता चल रहा है रोजगार सृजन। सृजन मतलब किसी चीज की उत्पत्ति, ठीक है। रोजगार का सृजन होना मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे यूथ हैं, हमारे युवा हैं झारखंड के, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। और व्यक्ति आत्मनिर्भर तभी होता है जब उसका खुद का काम होता है, यानी उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाए, स्वरोजगार दिया जाए। अब स्वरोजगार के लिए तो आपको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा।
तो बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार पैसा देगी। मैक्सिमम जो लोन मिलेगा सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो झारखंड का युवा जो आत्मनिर्भर बनना चाहता है वो 25 लाख रुपए का लोन ले सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उस युवा की जो परिवार की सालाना आय है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, 5 लाख रुपए आपकी सालाना आमदनी उससे कम होनी चाहिए पूरे परिवार की मिला के, और आप या तो SC ST माइनॉरिटी या OBC समुदाय से होने चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक या अन्य पिछड़ा वर्ग, इन समुदाय से अगर आप हैं और आपकी साल की आमदनी परिवार की 5 लाख से कम है तो बिजनेस शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन झारखंड की सरकार आपको इस योजना के तहत देगी। ठीक है, अच्छा, कितना ब्याज लेगी आपसे? बहुत ही कम। अभी सरकार ने बताया नहीं है कितना, लेकिन कह रहे हैं बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। 25 लाख का लोन अगर आप समय पे दोगे, टाइम पे वापस करोगे, तो 40% ग्रांट मिलेगा सरकार के द्वारा, मैक्सिमम 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक। यानी 40% लोन आपको नहीं चुकाना, सिर्फ जितना लोगे उसका 60% चुकाना है। मैक्सिमम 5 लाख तक आपको सरकार छूट देगी, अनुदान देगी। इसका मतलब क्या है? मान लो आपने लोन लिया 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख का 40% सरकार छूट देगी, तो 20 लाख का 40% हो गया 8 लाख, लेकिन मैक्सिमम 5 लाख तक, तो 8 लाख नहीं 5 लाख तक ही, तो आपको 15 लाख से वापस करना होगा सरकार को, 5 लाख सरकार की तरफ से फ्री, माफ। ठीक है ना, तो 40% आपको अनुदान मिलेगा जितना भी आपने लोन लिया है उस पर, लेकिन मैक्सिमम 5 लाख तक की छूट मिलेगी, और बाकी फिर आपको सरकार को देना होगा। इतना ही नहीं, अगर आप 50,000 रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको बदले में कुछ गिरवी भी नहीं रखवाना, यानी नो कोलेट्रल। ठीक है, बदले में कुछ आपको कागज या गिरवी नहीं रखवाना, कोलेट्रल की जरूरत नहीं है 50,000 रुपए तक के लोन के लिए। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। झारखंड का कौन सा शहर है जिसे सिल्क सिटी बनाया जाएगा? रेशम का शहर। यहां पे रेशम बहुत ज्यादा होता है, और रेशम जो है खास तौर पे जो संथाल ट्राइब है वो इसमें बहुत ज्यादा लिप्त है, इस काम में बहुत ज्यादा करते हैं वो इस काम को। तो याद रखिए, यहां पे बात हो रही है दुमका की, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मतलब आप ये समझ लीजिए झारखंड का ऑलमोस्ट 100% जो सिल्क है वो दुमका से आता है, और इसको दुमका की ब्रांडिंग करी जाएगी, क्योंकि दुमका को जब सिल्क सिटी बोला करेंगे तो उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार में भागलपुर है, बिहार में भागलपुर का जो रेशम है बहुत मशहूर है और आज भागलपुर के नाम से बिकता है, क्योंकि भागलपुर की ब्रांडिंग बहुत है। इसी तरह हेमंत सोरेन का कहना है कि हम दुमका की भी ब्रांडिंग कर देंगे सिल्क सिटी के रूप में। और इनफैक्ट आपको बताऊं, भागलपुर में भी जो सिल्क आता है वो बहुत ज्यादा कच्चा माल दुमका से ही आता है। तो दुमका को सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, और यहां पे जो सिल्क होता है वो टसार सिल्क होता है। ठीक है, भारत में कई तरह का सिल्क होता है, एरी सिल्क, मुगा सिल्क, टसार सिल्क इत्यादि, तो यहां पे जो सिल्क होता है वो टसार सिल्क होता है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना रही है। ये कहां पे बना रही है? झारखंड में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। कहां पे बनेगा? देखो, झारखंड में 2 क्रिकेट स्टेडियम पहले से हैं। कहां पे? एक तो है रांची में और एक है जमशेदपुर में। अब तो रांची के एक खिलाड़ी भी खेल रहे हैं क्रिकेट, ईशान किशन नाम है उनका। अभी आपने देखा होगा इंग्लैंड के साथ जो मैच हुए थे उसमें एक झारखंड का खिलाड़ी खेला था। वैसे उनका जन्म बोधगया में हुआ था ईशान किशन का, लेकिन वो रांची के हैं, और MS धोनी के बाद मेरे ख्याल से वही हैं जो शायद क्रिकेट खेल रहे हैं इतने बड़े स्तर पे। तो रांची और जमशेदपुर में पहले से क्रिकेट स्टेडियम है झारखंड में, और अब नया बनेगा बोकारो में, और इसको बनाने का जो खर्चा है वो BCCI देगी। कौन सी जनजातीय भाषा है झारखंड की जो लंदन यूनिवर्सिटी अपने संग्रह में रखेगी? ये जो जनजातीय भाषा है झारखंड की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विलुप्त होती जा रही है, ये खत्म होती जा रही है। ठीक है ना, ये खत्म होती जा रही है। आपको मैं बताता हूं, 2011 का जो सेंसस है, जनगणना है 2011 की, आंसर है इसका असुर। असुर भाषा है। तो असुर जो ट्राइब है, असुर एक जनजाति है, और इनकी जो आबादी है लगभग 23,000 है झारखंड में। 23,000 लोग हैं सिर्फ जो असुर ट्राइब के हैं, जनजाति के हैं मतलब, और 23,000। और ये झारखंड के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में रहती है, एक तो है लतेहार और दूसरा है गुमला। तो लतेहार और गुमला 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे असुर ट्राइब रहती है, और 23,000 में से मुश्किल से 6-7 लोग हैं बस जो इस भाषा को बोलते हैं, असुर भाषा को। तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, इसलिए लंदन यूनिवर्सिटी इस पर शोध कर रही है। सबसे पहले ये शोध किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी ने, और फिर लंदन यूनिवर्सिटी ने भी उसको माना, एक्सेप्ट करा, और अपने आर्काइव्स में, अपने जो उनका संग्रह है, लाइब्रेरी है, वहां पे असुर भाषा के आर्काइव्स को रखा जाएगा, जिससे उसके बारे में अगर कोई भी जानकारी किसी को चाहिए तो वो डिजिटल रूप से उपलब्ध हो जाए। तो आंसर है असुर भाषा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अप्रूव करा है कि
एक डिविजनल बेंच बनेगी, यानी खंडपीठ बोलते हैं इसे। झारखंड में जो हाई कोर्ट है ना, रांची हाई कोर्ट, प्रिंसिपल बेंच है जो हाई कोर्ट का, वो मुख्य पीठ जो है वो रांची में है। तो झारखंड में एक अब डिवीजन बेंच भी बनेगी, यानी एक और जगह कोर्ट जो है वो बनेगा। वो कहां पे बनेगा? तो याद रखिए, झारखंड हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जो बनेगी वो बनेगी दुमका में। वो बनेगी दुमका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक सवाल यह भी आ सकता है कि झारखंड का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है? और एक हाई कोर्ट का जो जज होता है, क्या आप ये जानते हैं कि उसकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62 साल होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। तो इनका नाम है रवि रंजन। रवि रंजन जो है ये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाई कोर्ट के। और दुमका में अब ये नई खंडपीठ बनाएंगे। झारखंड की जो सरकार है वो पूरे पूर्वी भारत का पहला सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र बना रही है। यह बन रहा है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। आदित्यपुर औद्योगिक गलियारा। कहां पे है ये आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया? तो ये जमशेदपुर में। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है, यहां पे पूरे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, और यह जमशेदपुर में बन रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चाय जो जाति है उनको अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कर दिया है। ये इनकी मांग काफी समय से चल रही थी। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ये चाय जो जाति है ये कहां रहती है झारखंड में? तो ये साहेबगंज में रहती है। मोस्टली साहेबगंज में है। साहेबगंज के अलावा जो दूसरी जगह है उन पे उतनी इनकी आबादी नहीं है। मेजॉरिटी जो आबादी है इनकी साहेबगंज में है। तो चाय जो जाति है इनमें केवट, मल्ला और निषाद। इनको अब शेड्यूल कास्ट जो है, अनुसूचित जाति, उसकी सूची में ले आए हैं सरकार। तो अब इनको रिजर्वेशन और जो दूसरे बेनिफिट हैं, सरकार की जो स्कीम्स होती हैं अनुसूचित जातियों के लिए, उनका बेनिफिट भी मिलेगा। काफी समय से ये लोग मांग कर रहे थे और फाइनली हेमंत सोरेन ने अप्रूव कर दी। ये लगभग 15 फरवरी के आसपास अप्रूव करी थी। सो ये थे हमारे कंप्लीट झारखंड के करंट अफेयर जनवरी से मई तक। उम्मीद करता हूं बहुत कुछ आपने सीखा होगा। कुछ करंट अफेयर ऐसे थे जो 2020 के थे, लेकिन मुझे लगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे, जिससे आपकी ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो सके। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, झारखंड के जो एग्जाम हैं उनमें आप एज ले सकते हैं, काफी बेनिफिट कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज से। जैसे आपने ये वीडियो देखा, एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, वैसे ही हमारे जितने भी कोर्स आते हैं उनसे आप घर बैठे पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। काफी कंसेप्चुअली तैयार किए गए हैं। इनमें पीडीएफ भी मिलेंगे आपको, वीडियोस भी मिलेंगे, क्विज मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं, क्रक्स मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं या हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ईएमआई वगैरह भी अवेलेबल है। अगर आप सारे पेमेंट एक साथ नहीं करना चाहते तो ईएमआई कोर्सेज हर कोर्स पे अवेलेबल है। तो हमारी ऐप तुरंत डाउनलोड करें अगर आपने नहीं किया है। और झारखंड का जो ये वीडियो है, अपने झारखंड के दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।